कहानी की शुरुआत एरल के घर से होती है, जहां वो अपने परिवार के साथ दोपहर का खाना खा रहा था। हवा में काफी एक्साइटमेंट का माहौल था। एरल के पिता इस बात से हैरान थे कि उनका बेटा इतना शांत कैसे था। उन्होंने अपनी चिंता बताई कि वो पिछली रात इस बात को लेकर सोई भी नहीं पाए कि एरल को कौन सी हीरो क्लास मिलेगी। उनकी माँ भी बहुत एक्साइटेड थी और उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस जताया कि उनके बेटे को जरूर कोई शानदार क्लास मिलेगी। एरल की बड़ी बहन ने विश्वास के साथ कहा कि उसका भाई अपने सभी क्लासमेट्स को पीछे छोड़ देगा और सबसे बेहतरीन क्लास पाएगा। माँ ने तो यहाँ तक सोचा कि उनका अट्रैक्टिव बेटा अपने चार्म से सभी लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा, जिससे बहन को ये चिंता होने लगी कि वो उससे दूर हो जाएगा। लेकिन एरल अपने परिवार के काल्पनिक दुनिया से ज्यादा जमीनी हकीकत में था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि वो बस एक आम इंसान बनकर रह जाएगा और इस पूरी अटकलबाजी का कोई मतलब नहीं था। एरल की दुनिया में जब लड़के 10 साल के होते हैं तो एक उच्च पोजीशन उन्हें हीरो क्लास के गिफ्ट देती है, जिससे वो किसी खास स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अब ब्लेसिंग सेरेमनी का दिन आया। सभी 10 साल के बच्चे स्कूल के हॉल में इकट्ठा हुए थे। एक पुजारी ने समारोह शुरू किया। उन्होंने पहले लड़के के माथे पर हाथ रखा। लड़का तुरंत आग और भारी हथौड़ों की इमेजिनेशन करने लगा और काफी खुश भी हो गया। पता चला कि वो एक लोहार बना है। वो खुशी खुशी अपने पिता के पास लौटा। पुजारी ने फिर बाकी स्टूडेंट पर काम करना शुरू किया। जब एरल की बारी आई तो उसकी बहन ने जोरदार आवाज में कहा कि उसे जरूर कोई खास ब्लेसिंग मिलेगी। उसका परिवार चेयरिंग कर रहा था और एरल पुजारी की ओर बढ़ा। वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, क्योंकि एरल के माता पिता एक स्वॉर्ड प्रिंस है और एक आर्क में महान हीरो थे और सबको उम्मीद थी कि एरल को भी कोई एडवांस क्लास मिलेगी। एरल ने पुजारी के पास पहुंचकर आंखें बंद कर ली और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश की ताकि उसे भी कोई इमेज दिखाई दे। उसने इंतजार किया, लेकिन उसके दिमाग में पूरी तरह से खालीपन और अंधेरा था। पुजारी ने जब अपना हाथ हटाया तो उनके चेहरे पर गहरा सरप्राइज था। उन्होंने पूरे हॉल में अनाउंसमेंट की कि एरल का कोई भी आशीर्वाद नहीं मिला है। वो एक रियल क्लासलेस हीरो का मामला था। एरल के परिवार की एक्साइटमेंट तुरंत निराशा में बदल गई। उन्हें लगा कि उनके साथ पूरी तरह से धोखा हुआ है और टैलेंटलेस फेलियर के रूप में एरल का भविष्य बर्बाद हो गया। उनके महान परिवार के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सदमा था। अगले दिन निराशा के बावजूद एरल ने अपनी जिंदगी सामान्य ढंग से शुरू कर दी और नॉर्मल तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। उसके माता पिता ने उसे एश्योरेंस दिया कि वो उसे घर से नहीं निकालेंगे और वो वहीं रह सकता है। रोल ने बताया कि वो ठीक है और वो मुखतखोर नहीं बनना चाहता, बल्कि खुद को साबित करेगा। उसकी बहन ने तुरंत उसे सपोर्ट देने का वादा किया। अपने परिवार को इतना ज्यादा चिंता में देखकर एरल ने उन्हें याद दिलाया कि वो हमेशा से अपनी माँ के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता आ रहा है, इसलिए बिना किसी क्लास के भी वो किसी काम आ सकता है। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि उसकी माँ एक भयानक टीचर थी, क्योंकि वो ट्रेनिंग में हमेशा अपनी इनक्रेडिबल ताकत का इस्तेमाल करती थी और रॉयल को हवा में उड़ा देती थी। रॉयल की माँ खुशी थी कि उनका बेटा इतना समझदार था, जबकि पिता ने सोचा कि वो शायद सच में कोई असली नौकरी हासिल कर पाएगा। जब परिवार ने उस पर फिर से बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया तो एरल इस दुलार से तंग आ गया। उसे लगा कि वो दया का पात्र बन गया है। वो तुरंत वहां से उठा और अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए निकल गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचकर एरल ने स्वॉर्ड्समैन क्लास के 2 स्टूडेंट को अपनी तलवारों से लड़ते हुए देखा। उनकी चालों में उनकी क्लास के कारण एक नेचुरल सिंपलनेस थी। लड़कों ने एरल को देखा और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वो बिना किसी क्लास के यहाँ क्या कर रहा है। एरल ने शांति से कहा कि वो उन्हीं की तरह ट्रेनिंग लेने आया है। लड़कों ने हंसते हुए बताया कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी क्लास ने उन्हें पहले से ही इतनी एबिलिटी दे दी है। वो तो बस मजे कर रहे थे। उन्होंने अपनी क्लास में मिले एबिलिटी को शो करने के लिए फिर से ड्यूल शुरू कर दिया। एरल ने देखा कि उनके मूवमेंट सिंपल थे, लेकिन उनमें स्ट्रेटजी और इंटेंस कंसंट्रेशन की कमी थी। एरल ने उन्हें चुनौती दी कि वो उससे लड़े। एक लड़के ने बिना क्लास के उन्हें चुनौती देने पर हंसा, लेकिन एरल ने शांति से सोचा कि उसे क्लास की जरूरत नहीं है। इंसल्ट महसूस करके उस लड़के ने एरल को सबक सिखाने के लिए उसकी चुनौती एक्सेप्ट कर ली। लड़ने से पहले लड़के ने एरल को प्रोटेक्शन ब्लेसिंग के बारे में याद दिलाया। एरल ने इस बात के श्योर किया कि वो अपनी जान नहीं गवाएगा और लड़के को डुएल के लिए तैयार होने को कहा। एरल ने लगातार सेल्फ कॉन्फिडेंस से लड़के को और गुस्सा दिला दिया। गुस्से में आकर लड़के ने एरल पर अपनी तलवार से पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन एरल ने उसे आसानी से रोक दिया, जिससे लड़का पूरी तरह से चौंक गया। फिर एरल ने एक और स्लैश से बचाव किया और तुरंत लड़के को एक सटीक पारी में फंसा दिया। लड़के का साथी जो ये सब देख रहा था चिल्लाया कि वो मजाक ना करे और मैच खत्म करे, लेकिन लड़के ने कहा कि एरल से लड़ना मुश्किल था। जैसे ही वो लगातार लड़ते रहे तो लड़की को एहसास हुआ कि वो अपनी क्लास की शक्ति के बावजूद एरल को अकेले नहीं हरा सकता। उसने धोखाधड़ी का सहारा लिया और अपने साथी को एरल पर मिलकर हमला करने के लिए कहा। दूसरा लड़का पीछे से कूदा। एरल ने उस हमले को महसूस कर लिया और तेजी से उससे बच गया। दोनों लड़की अब एक दूसरे से बहस करने लगे कि किसने पहले रूल्स को तोड़ दिया है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एरल ने ये कंक्लूजन निकाला कि उनकी क्लास ने उन्हें पर्सनल पावर तो दी थी, लेकिन टीम वर्क या फाइट की समझ नहीं दी थी। एरल ने बिजली की तेजी से हमला किया। उसने पहले लड़के की तलवार को इतनी परफेक्शन से डिमर्स किया कि वो दूर जाके गिरी और तुरंत दूसरे लड़के के कंधे पर
अपनी तलवार के बट एरिया से हमला किया। दोनों स्वॉर्ड्समैन जमीन पर गिर पड़े थे। वो हार से हक्के बक्के रह गए। क्लासलेस एरल ने उन्हें केवल अपनी हार्ड ट्रेनिंग और अच्छी स्ट्रेटजी से हरा दिया। एरल ने चुपचाप अपनी तलवार को वापस रखा और अपना नॉर्मल ट्रेनिंग जारी रखा, ये साबित करते हुए कि स्ट्रॉन्ग होने के लिए किसी क्लास की नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन और एबिलिटी की जरूरत होती है। दोनों लड़के अभी भी जमीन पर पड़े हुए बहस कर रहे थे। दोनों लड़कों को जमीन पर गिराकर एरल ने शांति से कहा कि वो लड़ाई जीत गया है, लेकिन दोनों लड़कों को गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगे कि एरल ने तब हमला किया जब उनका ध्यान भटका हुआ था। उन्होंने एरल से दोबारा लड़ने के लिए मांग की। एरल ने बड़ी आसानी से हाँ कर दिया, मगर इससे पहले कि वो दोबारा लड़ना शुरू करते, उनके पीछे खड़े एक लाल बालों वाला लड़का उन्हें चेतावनी देता है। उसने उन्हें याद दिलाया कि अगर वो फाइट के मैदान में नहीं जीते तो ऐसे फालतू बहाने नहीं चलेंगे। उनका ध्यान भटका हुआ था। लाल बालों वाले लड़के ने कहा कि वो दोनों सभी तलवारबाजों के लिए एक कलंक है। उन दोनों लड़कों में से एक ने लाल बालों वाले लड़के को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने उसे शांत किया और फुसफुसाकर लाल बाल वाले लड़के की ऊंची हाई पोजीशन की याद दिलाई। फिर लाल बाल वाला लड़का एरल के पास आया और पूछा कि वो स्वॉर्ड प्रिंसेस फराह का बेटा है। जब एरल ने सिर हिलाया तो उस लड़के ने उसकी ठोस तलवारबाजी सीखने के लिए एरल की तारीफ की। हालांकि उसने तुरंत ही एरल को याद दिलाया जिन दो तलवारबाजों को उसने अभी हराया वो सिर्फ नासमझ और अनएक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं। फिर उसने अपनी तलवार एरल की ओर तान दी और उसे असली लड़ाई के लिए चुनौती दी। लाल बालों वाले लड़के ने कहा कि वो एरल को स्वॉर्ड्समैन क्लास की असली ताकत साबित करके दिखाएगा। इस बीच पीछे खड़े दोनों हारे हुए लड़के आपस में फुसफुसाए कि वो गांव के सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है। लाल बालों वाले लड़के ने अपनी पहचान की। एरल को याद आया कि इवान अक्सर उसकी माँ से मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते थे। एरल ने सोचा कि ये प्यार दिखाने वाला लड़का तो अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, और वो सरप्राइज हुआ कि ये बड़ा होकर ये भी इवान की तरह रूखा सूखा आदमी बन जाएगा। लाल बालों वाले लड़के के कंधे कांपने लगे। उसने अपने माता पिता इवान की तारीफ की कि वो एक शक्तिशाली तलवारबाज और समझदार टीचर है। उसने नाराजगी से कहा कि उसके माता पिता ने इतने अच्छे गुण होने के बावजूद एरल की माँ ने गलत तरीके से सबसे मजबूत तलवारबाज का खिताब उसके पिता से छीन लिया था। उसकी इच्छाएं भारी बातों से सुनकर एरल को समझ आ गया कि ये लड़का सिर्फ अपनी निराशा उस पर निकाल रहा है क्योंकि वो उसकी माँ से नफरत करता था। जब एरल ने उसे पकड़ लिया तो लाल बालों वाला लड़का शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने एरल से पूछा कि क्या वो यही सोचता है। एरल ने कंफर्म किया कि उसकी माँ ही उनके गांव की सबसे शक्तिशाली लेडी है। इस बात पर लड़के ने गुस्से में कहा कि उसे अपने पिता से सबसे अच्छी तलवारबाजी का टैलेंट विरासत में मिला है, इसलिए वो एरल को हराकर ये साबित करेगा कि उसका परिवार बेहतर है। थोड़ा शांत होने के बाद लड़के ने एरल को बताया कि वो 1 साल पहले ही स्वॉर्ड्समैन बन गया था और तब से वो अपने पिता के गाइडेंस में कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। अपने इस स्ट्रगल के कारण लड़के को लगा कि उसके हारने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि एरल ने उसे याद दिलाया कि उसने भी अपनी शक्तिशाली माँ से गाइडेंस हासिल किया है, इसलिए वो भी उससे हारने वाला नहीं है। दोनों लड़कों ने अपनी तलवार उठाई और लड़ाई शुरू हो गई। लाल बालों वाले लड़के ने पहले हमला किया। एरल ने तेजी से उसके हमले को रोका और पलटवार किया। दोनों के बीच एक भयंकर फाइट छिड़ गई। उन्हें एक दूसरे पर वार करता देख वो दोनों लड़के हैरान थे कि क्लासलेस होने के बावजूद एरल उस लाल बालों वाले लड़के का मुकाबला कर रहा था। लड़के को अपनी तलवार चलाते हुए देखकर एरल ने मान लिया कि वो अन्य दोनों लड़कों से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन उसकी चाल गुस्से से भरी थी। एरल ने उसके फिसलने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसे एक मौका मिला उसने हमला किया, लेकिन लड़के ने ट्विन क्लास नाम के एक स्किल का इस्तेमाल किया जिसने एरल को पीछे धकेल दिया और वो एक दीवार से टकराया। लाल वाला लड़का हैरान था कि एरल ने उसके पहले बार को रोक दिया, लेकिन उसने देखा कि एरल दूसरे बार से घायल हो गया था। एरल ने अपना पेशेंस खो दिया और उस लड़के की एबिलिटी के बारे में पूछा। लड़के ने समझाया कि ये स्वॉर्ड्समैन क्लास का स्किल है जिसे क्लासलेस लोग रोक नहीं सकते। हालांकि एरल ने डिटर्मिनेशन किया कि वो इसे अपनी ट्रेनिंग से रोक भी सकता है और लाल बालू लड़के ने उसकी प्रेसिशन की तारीफ की। कुछ दिन बाद सुबह देर तक एरल को खर्राटा लेता देख उसकी बहन उसे जगाने आई और उसे चुबन देकर उठाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो उसे छू पाती एरल उठ गया और अपनी बहन ठोकर मारकर दूर कर दिया। एरल की बहन नाराज हो गई और जब वो नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर निकला उनकी मां मुस्कुराई और नाश्ता परोसा। परिवार के साथ बैठकर खाने लगे। एरल की बहन ने पूछा कि क्या वो फिर से ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। एरल ने सिर हिलाया जिससे उसकी बहन गुस्से में आ गई। उसने एरल से आराम करने और उसे अपना सपोर्ट देने के लिए कहा, लेकिन एरल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जाने के लिए खड़ा हो गया। उसकी बहन शॉक हो गई कि जब से एरल घर पर पिटकर आया तब से वो रोजाना ट्रेनिंग के लिए क्यों जा रहा है। फराह ने अपनी बेटी को अश्योरेंस दिया कि एरल ठीक रहेगा और बताया कि उनके बीच में एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में वो नहीं जानती थी। तलवारबाजी के मैदान से लौटने के बाद एरल की माँ फराह अपनी बेटी लिया को लेकर बाहर आई और एक संदूक खोला जो टूटा हुए तलवार से भरा था। ये सीन देखकर लिया हैरान हो गई। उसकी माँ ने बताया पिछले कुछ दिनों से एरल कितनी कठोर ट्रेनिंग कर रहा था।
फरा इस बात से खुश थी कि एरल को दूसरे बच्चों से डुएल करने में इंस्पिरेशन मिली थी। एरल का ये डिटर्मिनेशन देखकर लिया भी एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसने फिर भी इच्छा जताई कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ एरल जैसे क्लासलेस लोगों के साथ भेदभाव ना हो। उसकी माँ ने उसके महान लक्ष्य पर मुस्कुरा दिया। इस बीच जंगल में एरल एक पेड़ पर बने ट्रेनिंग एम पर जोर से वार कर रहा था और फिर हमले के लिए पीछे हट गया। उसने ठीक वैसा ही ट्यून क्लासेस का प्रदर्शन किया जैसे लाल बाल वाले लड़के ने किया था। अपनी नई शक्ति से एरल खुश था। उसने सोचा कि लाल बाल वाले लड़के से पिटना उसके लिए फायदेमंद रहा। तभी झाड़ियों में छुपा एक गॉब्लिन चुपके से एरल को घूर रहा था। वो अचानक एक क्लब लेकर हमला करने के लिए बाहर कूदा, लेकिन एरल मुड़ा और ट्विन स्लाइस से उसे दूर कर दिया। अपने स्किल की शक्ति पर एरल खुश हुआ। अचानक उसके पीछे एक विशाल मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई थी। एरल ने मुड़कर गांव की सुरक्षा टीम को मॉन्स्टर के दिखाने की खबर देने का सोचा, लेकिन तभी उसने एक घबराई हुई चीख सुनी। आवाज पहचानी हुई लग रही थी, इसलिए एरल ने सिक्योरिटी को बुलाने का विचार छोड़ दिया। उसने सोचा कि उस व्यक्ति को चोट लगने से पहले उसके पास सिक्योरिटी को बुलाना समय नहीं है। उसने अपनी तलवार पकड़ी और खुद को मानसिक रूप से अश्योर किया कि वो ठीक रहेगा और चीख की और जंगल की तरफ भाग गया। सोर्स के करीब पहुंचकर एरल ने एक झाड़ी से झांक कर देखा। वहां लाल बाल वाला लड़का खून से लथपथ हाथ के साथ था। उसने देखा कि एक विशाल होबोगोब्लिन लड़की के ऊपर मंडरा रहा। एरल शॉक हो गया कि ये मॉन्स्टर कहां से आ गया। उसने जल्दी समझा कि लाल बाल वाला लड़का भी उसी तरह प्रैक्टिस कर रहा था और उसने कुछ जंगली गॉब्लिन्स को हरा दिया होगा, जिसने हॉब गॉब्लिन्स को अट्रैक्ट किया, जो उन गॉब्लिन्स का मुखिया था। हॉब गॉब्लिन लड़के को एक कोने में धकेल रहा था, जबकि एरल उसके पीछे गया और सबसे अच्छे कोन से हमला शुरू कर दिया। एरल ने हमला करने के लिए एक गहरी सांस ली। लाल बालों लड़का मन ही मन सोच रहा था कि अब खेल खत्म हो गया। हॉबगॉब्लिन ने अपना क्लब आखिरी बार के लिए ऊपर उठाया, लेकिन अचानक एरल ने ट्विन स्लाइस हमले से उसे काट दिया। जब वो बड़ा मॉन्स्टर जमीन पे गिरा तो एरल ने सोचा कि उसने आखिरकार उस तकनीक से फुटवर्क में महारत हासिल कर ली है। लाल बालों वाले लड़के ने चलने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ा गया और एरल की बाहों में गिर पड़ा। एरल ने ध्यान दिया कि लड़के ने अपना प्रोटेक्शन ब्लेसिंग खो दिया था। एरल ने उससे पूछा कि क्या उसके पास घाव को ठीक करने के लिए हॉली वाटर। लड़के ने चुपचाप अपनी टूटी हुई पानी की बोतल की ओर इशारा किया जो जमीन पर पड़ी थी, इसलिए एरल ने उसे अपना होली वाटर पेश किया। जैसे ही लड़के ने पानी पिया उसके घाव गायब हो गए। एरल की बढ़ती हुई ताकत से लाल बाल वाला लड़का नाराज महसूस कर रहा था। एरल ने देखा कि लड़के की एनर्जी वापस लौट आई है और उसने पानी के लिए थैंक यू किया। फिर उसने एरल से उसकी शक्तिशाली स्किल के बारे में पूछा। एरल ने शांति से उसे याद दिलाया कि ये सिर्फ एक ट्विन स्लाइस है, लेकिन लड़के ने पूछा कि उसने बिना किसी क्लास के इसे कैसे सीखा, क्योंकि आम लोग स्पेशल स्किल को नहीं सीख सकते। एरल ने समझाया कि उसने इस तकनीक के लिए अपनी ट्रेनिंग को आगे तक लेके गया। लाल बालों वाला लड़के को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए एरल ने साफ साफ समझाया कि एक स्किल को पाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फिर एरल ने लाल बालों लड़के से कहा कि वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उसने उसे इस स्किल से दर्जनों बार पीट कर इस तकनीक को समझने में मदद की थी। लाल बालों लड़का ये जानकर शॉक हो गया। एरल ने ये बताया कि वो अपने रीमैच में उसे हारने के लिए ट्विन स्लाइस स्किल का प्रैक्टिस कर रहा था। एरल ने डेडिकेशन से इम्प्रेस होकर लाल बालों वाले लड़के ने उसकी रीमैच चुनौती एक्सेप्ट कर ली। एरल ने उससे पूछा कि क्या वो पक्का है, लेकिन लड़के ने कहा कि एरल ने उसे बचाया और उसके घाव को ठीक किया, इसलिए वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है। एरल ये देखकर हैरान था। वो उपकारों का बदला चुकाना जानता था, जिस पर लड़का अपने बारे में एरल की कमराई से नाराज महसूस करने लगा। जल्दी दोनों लड़कों ने अपनी तलवारें पकड़ी और एक ही समय पर ट्विन स्लाइस को अपने डुएल की शुरुआत की। लाल बालों लड़के को ये देखकर सदमा लग गया कि एरल ने उसके दोनों वारों को रोक दिया। तभी उसे एक अचानक हुए तीसरे वार से चोट लगी। उसने काफी शॉक तरीके से पूछा कि तुमने कैसे किया। एरल ने बताया कि उसने तीसरा स्लाइस भी जोड़ दिया था। लाल बालों वाले लड़के ने उसे याद दिलाया कि इसे ट्विन स्लाइस कहते हैं, लेकिन एरल ने समझाया कि उसे किसी क्लास से प्रीडिफाइंड एबिलिटी नहीं मिली है, इसलिए वो अपनी तकनीक को जो चाहे उसमें ढाल सकता है। एरल ने उस लड़के को बताया कि वो तीसरा वार उसने पहली बार सफलतापूर्वक मार दिया था, जिससे वो लड़का और भी ज्यादा निराश हो गया। लाल बालों वाले लड़के ने सोचा कि एक तलवारबाज की स्किल किसी से नहीं आनी चाहिए, इसलिए एरल ने उसे कहा वो एक और मुकाबले में ये साबित करके दिखाएगा। दोनों लड़कों ने एक बार फिर से अपनी तलवारें उठाई। लाल बालों लड़का अब शांत हो गया था। उसने सोचा कि उसके पास एरल के मुकाबले तेजी का फायदा है। दोनों ने एक साथ अपनी ट्विन स्लाइस तकनीक का इस्तेमाल किया। लाल बालों लड़का एरल के तीसरे वार पर नजर रखे हुए था, हालांकि तीसरे वार की तेजी ने उसे फिर से चौंका दिया। उसने वार को रोकने की कोशिश की, फिर भी वो वार उसे जमीन पर गिरा के मारा। एरल ने हारे हुए लड़के पर अपनी तलवार तान दी और कहा कि इसी रिजल्ट की उम्मीद थी।
लाल बालों लड़के ने उससे पूछा कि तीसरा वार इतना तेज क्यों है। एरल ने समझाया कि उसने ये तरकीब भी उसी से सीखी थी। एरल ने खुलासा किया कि वो जानबूझकर अपने पहले दो वार को धीमा रखता है और अपनी पूरी ताकत तीसरे वार पर लगाता है ताकि अपोनेंट को चौंकाया जा सके। पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हुए लाल बालों लड़के ने गुस्से में अपने दांत पीसे और हार मान ली। एरल जीत कर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद एरल का परिवार रात का खाना खा रहा था। एरल की माँ फरहा ने बताया कि इवान का बेटा गांव छोड़कर ब्रिया में ट्रेनिंग करने के लिए गया है। इस खबर पर हैरान होकर एरल ने पूछा कि ब्रिया क्या है। उसकी माँ ने बताया कि ब्रिया को सिटी ऑफ सॉर्ड कहा जाता है। उन्होंने बताया कि शादी से पहले वो भी वहाँ एक गिल्ड में ट्रेनिंग करती थी। ब्रिया के बारे में सुनकर एरल बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा कि ये उसके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है वहाँ जाने का और एक क्लासलेस हीरो के रूप में अपनी पूरी पावर का पता लगाया जा सकता है। कुछ साल बीत गए थे। एरल ने अब तक कई मुश्किल दिन देखे थे। उसने अपने जीवन में ठान लिया था कि चाहे लोग उसे क्लासलेस कहें, वो अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को साबित करेगा कि किसी पहचान की मोहर के बिना भी इंसान महान फाइटर बन सकता है। इसी सोच के साथ एक दिन उसने फैसला किया कि उसे अब ब्रेस्किया शहर जाना चाहिए। ब्रेस्किया एक ऐसा प्लेस था जहाँ से बहुत से महान योद्धा, तलवारबाज और जादूगर अपनी ट्रैवल शुरू करते थे। वहाँ की गलियों में हमेशा कवच की खनखनाहट और तलवारों की टकराहट और वीरों की गूंज सुनाई देती थी। एरल को उम्मीद थी कि वहाँ जाकर उसे बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिलेगा। वो एक गाड़ी में सवार हुआ जो ब्रेस्किया की ओर जा रही थी। उसी गाड़ी में एक पावरफुल भारी भरकम आदमी और एक तेज तर्रार दिखने वाली यंग वुमन बैठी हुई थी। आदमी की शक्ल देखकर ही लगता था कि वो एक बर्बर फाइटर है जिसकी ताकत किसी दानव से कम नहीं। वहीं यंग वुमन के पास दो तलवारें थी और उसका आत्मविश्वास उसकी आंखों से झलकता था। ट्रैवल के दौरान यंग वुमन ने उस पावरफुल फाइटर से कहा, क्यों न हम दोनों मिलकर एक टीम बना ले। तुम ताकतवर हो और मैं तेज हूँ। हम दोनों मिलकर किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। लेकिन वो आदमी तुरंत हंसते हुए बोला, मुझे उन लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर दिखावा करते हैं। लड़ाई का मतलब गंभीरता है, ना कि तमाशा। उसकी ये बात सुनकर यंग वुमन का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे कपड़े कोई दिखावा नहीं है। मेरी सोशल क्लास तेजी और बचाव पर आधारित है। बाकी कवच पहनने की मुझे जरूरत नहीं और ये क्लोथ ये भी मेरे काम आती है। दुश्मन अक्सर मेरी ओर देखकर अपना ध्यान खो बैठते हैं और उसी बीच मैं उन्हें मार भी आती हूँ। अब दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। गाड़ी का माहौल बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता जा रहा था। लेकिन तभी कोचमैन ने ऊंची आवाज में कहा, आप दोनों के पास वंडरफुल एडवांस सोशल क्लास है। अगर उनका इस्तेमाल करने का समय है तो वो अभी है। आगे रास्ता बंद है। सबने आगे झांककर देखा। सड़क पूरी तरह ऑर्क्स की भीड़ से घिरी हुई थी। उनकी लाल आंखें जल रही थी, दांत नुकीले थे और हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। उनका राजा बीच में खड़ा था जिसकी ऊंचाई किसी पेड़ जैसी लग रही थी। ये देखकर पावरफुल फाइटर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर कहा, इतने सारे ऑर्क से तो पूरी सेना मिलकर भी नहीं लड़ सकती, अकेले तो नामुमकिन है। इतना कहकर उसने गाड़ी में बैठे माँ बेटे को धक्का दिया और खुद वहाँ से भाग निकला। उसके पीछे पीछे वो यंग वुमेन भी भाग पड़ी। उसने साफ कहा कि उसे दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी। अब गाड़ी में बैठे बाकी यात्री निराश हो चुके थे। सबको लगा कि अब उनका अंत यही है। लेकिन तभी एरल खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि डेडिकेशन चमक रही थी। उसने तलवारें निकाली और तेज कदमों से आगे बढ़ा। एरल ऑर्क्स की भीड़ में घुस गया। वो दाएं बाएं आगे पीछे इतनी तेजी से चलता कि दुश्मनों को समझ भी नहीं आता कि वो कहां से आ रहा। एक एक करके उसके वार से और गिरते चले गए। कोचमैन हैरानी से देख रहा था। उसने पहचाना कि एरल ब्लिंक स्टेप स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। ये स्किल बेहद शक्तिशाली है लेकिन केवल तब तक जब तक कोई चारों तरफ से घेर ना ले। धीरे धीरे ऑर्क्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कोचमैन सोच रहा था कि अब एरल का बचना मुश्किल है, लेकिन तभी उसने देखा कि एरल अपने दोनों हाथों की तलवारों को गोल घुमाकर एक वंडरफुल डांस जैसा करने लगा। उसके हर कदम के साथ तेज वार होते और हर वार से कोई ना कोई ऑर्क मारा जाता। कोचमैन हक्का बक्का रह गया। उसने पहचाना कि ये तलवार डांस, लेकिन ये तो स्वॉर्ड प्रिंसेस सोशल क्लास की औरत कर सकती है। फिर एरल ये कैसे कर रहा है? एरल लगातार लड़ता रहा जब तक कि उसने ऑर्क राजा को पकड़कर उसकी खोपड़ी में तलवार नहीं घोंप दी। राजा के मरते ही बाकी ऑर्क से डरकर भाग गए और लड़ाई खत्म हो गई। सभी यात्री बच गए थे। वो सभी आंसुओं से भरे हुए एरल का धन्यवाद कर रहे थे। गाड़ी में बैठे छोटे बच्चों ने एक्साइटमेंट से पूछा, भैया आपकी क्लास कौन सी है? आपकी क्लास तो जादू जैसी लग रही है। सबको उम्मीद थी कि एरल किसी बड़े सोशल क्लास का नाम बताएगा, लेकिन एरल ने शांति से कहा, मेरी कोई क्लास नहीं है। ये सुनते ही सबकी आंखें खुली रह गई। फिर यादें 5 साल पहले लौट आई जब एरल ने पहली बार 2 तलवारों से लड़ने की कला सीखी थी। उसकी माँ विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसे हमेशा लगता था कि उसका बेटा कभी कुछ कर नहीं पाएगी।
क्योंकि वो क्लासलेस था। लेकिन एरल ने उसे बताया कि वो बिना किसी सोशल क्लास के भी सिर्फ मेहनत और प्रैक्टिस से स्किल सीख सकता है। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस की कलाएं सिखाए, जिसके बाद वो ब्रिस्किया जाकर और ट्रेनिंग करेगा। उसकी माँ उस दिन उसकी बात पूरी तरह से सुन भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो खुशी के आंसू में डूबी हुई थी। उसे लगा कि उसका बेटा अब बेकार नहीं रहेगा। प्रेजेंट में गाड़ी आखिरकार ब्रिस्किया पहुंच गई। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और शहर की हलचल देखकर एरल का दिल तेज धड़कने लगा। यहाँ तलवारबाज, जादूगर, तीरंदाज और सब इकट्ठा रहते थे। हर जगह प्रैक्टिस करते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। कोचमैन ने एरल को जगाया और कहा, लो हम ब्रिस्किया आ गए। एरल ने उतरते उतरते उससे पूछा कि क्या तुम्हारा भी कोई एडवांस सोशल क्लास है, क्योंकि नॉर्मल कोचमैन इतनी आसानी से मेरी कलाओं को पहचान नहीं सकता। कोचमैन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तो बस एक चालक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में एक मिस्री छुपी हुई थी। एरल समझ गया था कि आदमी नॉर्मल नहीं है, और इस तरह ब्रिस्किया में एरल की नई ट्रैवल शुरू हुई। एक ऐसी ट्रैवल जिसमें उसे नए साथी मिलेंगे, गहरे मिस्ट्री सामने आएंगे, और जहां उसका साहस और डिटर्मिनेशन हर कदम पर परखा जाएगा। जब गाड़ी ब्रिस्किया के दरवाजों तक पहुंची तो एरल ने महसूस किया कि यह शहर वाकई विशाल और अलग ही दुनिया का था। ऊंची ऊंची दीवारें, चहल पहल भरी गलियां और हर ओर फाइटर्स की गर्मा गर्मी लगी थी। तलवारों की खनखनाट और कवच की आवाजें हवा में घुली हुई थी। उसी समय कोचमैन ने एक्सेप्ट किया कि वो नॉर्मल चालक नहीं है, सच में वो होली नाइट सोशल क्लास का फाइटर था, जिसने लगातार फाइट और खून खराबे से बचने के लिए समय समय पर गाड़ी चलाने का काम अपनाया। उसके लिए ये एक तरह का नॉर्मल काम था, जिससे उसे आम जीवन का स्वाद मिलता था। कोचमैन ने ओरल को समझाया कि ब्रिस्किया जैसे बड़े शहर में गिल्ड से जुड़ना इम्पोर्टेंट है। यहाँ ज्यादातर तलवारबाज और फाइटर अपने जीवन यापन के लिए बैटल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, और टूर्नामेंट में एंटर केवल गिल्ड के मेंबर होने पर ही मिलता है। उसने चेतावनी दी कि हर गिल्ड भरोसेमंद नहीं होता, और कई गिल्ड धोखेबाज और मतलबी भी हो सकते हैं। इतना कहकर वो चला गया, और एरल पहली बार अकेले ब्रिस्किया की गलियों में उतरा। शहर सच में बहुत ही चहल पहल वाला था। हर सड़क पर भर्ती करने वाले लोग खड़े थे, रंग बिरंगे झंडे फहर रहे थे, और नए मेंबर को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही थी। कई गिल्डों में अपने दफ्तरों के बाहर शानदार सजावट रखी थी। एरल सब देख रहा था, लेकिन वो सावधानी से केवल सबसे अच्छा गिल्ड चुनना चाहता था। भीड़ के बीच एक सुनहरे बालों वाली यंग वुमेन एरल तक पहुंची। उसने चुपके से उसके पास जाने और ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन एरल ने अनजाने ही उसकी चालाकी से बच निकला, और वो यंग वुमेन पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ओरल अभी तक उससे अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने गिल्ड में शामिल होने का इनविटेशन रखा। एरल ने इस प्रयास को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि अगर कोई गिल्ड इस तरह होकर लोगों को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो गिल्ड भरोसेमंद नहीं हो सकता। यंग वुमेन का गिल्ड सच में किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा था। वो किसी भी तरह नए मेंबर जोड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन एरल ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और उससे केवल ये जानकारी निकाली कि इस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ब्लैक ब्लेड गिल्ड है। ब्लैक ब्लेड गिल्ड शहर में सबसे बड़ा इमारत है। लेकिन जब एरल वहाँ पहुँचता तो देखता कि गिल्ड में एंटर की आशा रखने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। सैकड़ों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एरल ने पेशेंस रखा, और अंत तक उसकी बारी आई। क्लर्क ने उसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस समझाई। गिल्ड में शामिल होने के लिए पहले एक एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम में केवल वही बैठ सकता है जिसके पास एडवांस सोशल क्लास हो। जब एरल ने बताया कि वो क्लासलेस है, तो क्लर्क ने उसका मजाक उड़ाया और उसे लाइन से बाहर निकाल दिया। यह एक्सपीरियंस एरल के लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरा था, लेकिन उसने पेशेंस बनाए रखा और डिमांड की कि उसे एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। फिर भी नियमों को ध्यान में रखते हुए उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद एरल ने लगभग पूरे शहर में हर गिल्ड का दरवाजा खटखटाया। हर जगह उसने इनविटेशन दिए और कभी कभी अपनी पहचान छिपाई, और उसे झूठ भी बोलना पड़ा। लेकिन हर गिल्ड ने उसका कार्ड जांच कर ये जान लिया कि वो क्लासलेस है, और सब ने उसे ठुकरा दिया। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि कोई भी गिल्ड उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। निराशा के कारण एरल को अपनी माँ की कही हुई बातें याद आई। उसने ट्रैवल से पहले उसे एक लेटर दिया था। वो लेटर उसकी माँ के पुराने गिल्ड के लिए सिफारिश लेटर था। उसने कहा था कि अगर एरल कभी मुसीबत में हो तो उस लेटर को लेकर उनके पुराने गिल्ड में पहुंचे। उस गिल्ड के मेंबर उसकी माँ का बहुत सम्मान करते थे, और वो कंफर्म ही एरल को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस याद के साथ एरल ने एक नई आशा पाई। उसने शहर की गलियों में उस पुराने गिल्ड की तलाश शुरू की। ये खोज आसान नहीं थी, क्योंकि ब्रेस्किया में अनगिनत गिल्ड थे, और हर इमारत किसी न किसी फ्लैग और क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसी बीच वही सुनहरे बालों वाली यंग लेडी जिसका नाम लिलिया था, फिर से उसका सामने आ खड़ी हुई। उसका गिल्ड बिखरने के कगार पर था, और उसे हर हाल में एक नए मेंबर की जरूरत थी।
उसने फिर से एरल को अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। उसकी सिचुएशन इतनी बुरी थी कि उसने सड़क पर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने अपनी गरिमा तक की छोड़ दी और ऐसी बुरी सिचुएशन में लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन एरल पहले ही वहां से जा चुका था। आसपास खड़े लोग लिलिया की हालत देखकर हंस रहे थे और उसे एकदम आम नजरों से देख रहे थे। एरल अभी भी चलता जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ का गिल्ड आसपास ही होगा। कई गिल्ड उसकी नजरों से गुजरे, लेकिन उसे सही प्लेस पहचानना मुश्किल हो रही थी। फिर भी वो अपने एम की ओर बढ़ता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी माँ का लेटर उसके लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलेगा। एरल गलियों में अपनी माँ के पुराने गिल्ड की तलाश में आगे ही बढ़ता रहा था कि अचानक लिलिया फिर से उसके सामने आ खड़ी। इस बार उसने केवल डिमांड ही नहीं की, बल्कि उसके पास ही अपने गिल्ड की ओर इशारा करके दिखाया। दूरी से देखने पर एरल को शौक हुआ कि वो गिल्ड सच में काफी अच्छा है। एरल की पहली सोच यही थी, इतना अच्छा गिल्ड इतनी बुरी हालत में कैसे हो गया और एक नए मेंबर के लिए इतनी बेताबी क्यों दिखा रहे हैं ये लोग। लिलिया ने समझाया कि उनकी गिल्ड कभी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। उनका नाम ड्रैगन फैंग था और बेस्किया के सबसे शक्तिशाली गिल्ड में से एक माना जाता था। लेकिन समय के साथ कई घटनाएं हुई, बड़े फाइटर बिछड़ गए और लगातार हार जलने के बाद गिल्ड अपनी पुरानी ताकत खो बैठा। अब हालत इतने खराब हो चुके थे कि ड्रैगन फैंग सबसे कमजोर गिल्ड में गिने जाने लगा था। फिर भी लिलिया को पूरा विश्वास था कि एक दिन ये गिल्ड फिर से अपनी पुरानी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। एरल ये सुनकर चौंक गया। ड्रैगन फैंग नाम सुनते ही उसे अपनी माँ का लेटर याद आया, क्योंकि वही उसकी माँ का पुराना गिल्ड था। ये कोइंसिडेंस बहुत ही अजीब था। अचानक उसका माइंड बदल गया और उसने लिलिया की बातों को काफी ध्यान से सुनना शुरू किया, इसलिए वो उसके साथ उस गिल्ड में चला गया। गिल्ड के अंदर पहुंचकर लिलिया ने उसे एक रूम में बिठाया ताकि वो आगे की प्रोसेस पर बात कर सके। लेकिन तभी वहाँ उसका पिता मौजूद था, जो गिल्ड के प्रेसिडेंट मुखिया भी था। वो व्यक्ति बेहद टूटा हुआ था। उसकी चाल में भारीपन और उसके चेहरे पर हारे हुए का बोझ साफ साफ झलक रहा था। उसने एरल पर नजर डाली और ये देखकर कि लिलिया फिर एक नए मेंबर को लेकर आई है। उसने निराशा में कहा कि यहाँ समय बर्बाद ना करे, क्योंकि ये गिल्ड अब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो बाहर चला गया। लिलिया को इस बात की शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने एरल को अपने पिता के बारे में बताया। उसके पिता कभी बेस्किया के सबसे स्ट्रॉन्ग तलवारबाज हुआ करते थे। उनका नाम पूरे शहर में गूंजता था, लेकिन एक फाइट में उन्होंने अपना हाथ खो दिया और उसी दिन से वो टूटा हुआ महसूस करने लगे। लिलिया को लगा कि गिल्ड के नेता को इस हालत में देखकर एरल का विश्वास टूट जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एरल ने निर्णय लिया कि वो यहीं शामिल होगा। एरल के लिए शायद एकमात्र ऑप्शन था, क्योंकि कोई और गिल्ड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये लिलिया के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात थी। उसने तुरंत एडमिशन का कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकाला और उसे एरल के सामने रख दिया, और जब उसने उस पे साइन किए तो वो अधिकारी रूप में ड्रैगन फैंग गिल्ड का मेंबर बन गया। लेकिन तभी लिलिया ने ध्यान दिया कि उसने सच में एरल से उसकी क्लास के बारे में पूछा ही नहीं था। उसने कॉन्ट्रैक्ट लेटर देखा और हैरान रह गया, क्योंकि एरल ने उसमें अपनी सिचुएशन क्लासलेस लिखी हुई थी। शुरू में उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब एरन ने अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर यह साबित किया वो सचमुच क्लासलेस है, तो लिलिया सुन रह गई। उसकी खुशी पल भर में गुस्से में बदल गई और उसने सोचा कि ये मेंबर गिल्ड के लिए बोझ बन जाएगा। लिलिया ने निराशा होकर ये मान लिया कि क्लासलेस फाइटर टूर्नामेंट में किसी काम का नहीं होगा। उसी समय गिल्ड की एक और मेंबर लीना कमरे में आई। लिलिया तुरंत रोते हुए उसके पास गई और बताया कि नया मेंबर क्लासलेस निकला है। जैसे ही लेना ने क्लासलेस शब्द सुना, उसने तुरंत समझ लिया कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। उसने एरल को गौर से देखा और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एरल ने उसे अनदेखा किया, मानो वो अजनबी हो। लेना को विश्वास नहीं हुआ कि एरल उसे पहचान नहीं रहा। उसके साथ गांव में बिताए ट्रेनिंग के दिनों की याद उसके मन में ताजा हो गई, लेकिन एरल को याद नहीं आ रहा था, केवल इतना कि उसने कभी लाल बालों वाले एक साथी के साथ प्रैक्टिस की थी। उसे लगता था कि वो साथी कैप्टन इवांस का बेटा था। लेना ने सच्चाई बताई कि कैप्टन इवांस का कोई बेटा नहीं था, केवल एक बेटी थी, और वही बेटी अब उसके सामने खड़ी है। एरल को तब महसूस हुआ कि वही पुरानी साथी थी। उसने अपनी भूल एक्सेप्ट की और उसे पहचान लिया। लेना ने बताया कि वो पिछले 5 साल से लगातार ट्रेनिंग कर रही थी ताकि एरल से कभी पीछे न रह जाए। अब जब एरल सामने था तो उसने उसे चुनौती दी। उसने कहा कि वो दिखाएगी कि इन वर्षों में उसने कितनी प्रैक्टिस की है। एरल हमेशा की तरह किसी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों बैटल एरिया में आ गए। वहाँ प्रेजेंट लोग एक्साइटमेंट से देखने लगे कि अब क्या होगा। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, लेना ने अपनी जुड़वा तलवारों से एक तेज वार किया। एरल ने भी उसकी तकनीक की नकल करके उसे डोज किया। दोनों वार आमने सामने टकराए, लेकिन एरल की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। उसे चोट लग गई। एरल समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हुआ। लेना ने उसे बताया कि उसकी तकनीक की नकल करना उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। उसके वार एरल से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। एरल उसकी ताकत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ। उसने सोचा कि अगर शक्ति उसका मुख्य हथियार है तो उसे केवल इतना करना है कि उसकी चोट से बचा जाए। अगली बार जब लेना ने वार किया तो एरल
एरल इतनी तेजी से हट गया कि उसकी जगह पर एक धुंधला परछाई सी छा गई। लेकिन जैसे ही एरल की चाल को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वो पहचान गई कि ये चाल सुप्रीम शैडो स्वॉर्ड एबिलिटी जैसी थी। ये तकनीक बेहद मुश्किल मानी जाती है और नॉर्मल फाइटर इसे कभी सीख नहीं पाते। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एरल ने बिना किसी अपॉर्चुनिटी के केवल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से इतना मुश्किल एबिलिटी हासिल कर ली। हालांकि एरल के लिए ये इतना मिस्टीरियस नहीं था, क्योंकि उसकी नजर में ये बस एक तेज स्पीड से चलने का तरीका था। अब सिचुएशन पूरी तरह बदली, क्योंकि लेना कितनी भी कोशिश करती, एरल पर एक खरोच तक नहीं छोड़ पा रही थी। उसका हर वार खाली हवा में गिरता और एरल की गति उसके हर प्रयास को असफल कर देती। कुछ ही देर में एरल ने मौका देकर उसकी ही ताकत को उसके खिलाफ मोड़ दिया। जब लेना ने पूरी ताकत से हमला किया, एरल ने उसे काफी अच्छे से रोक कर उस पावर को वापस उसी की तरफ उल्टा भेज दिया। अगले ही पल लेना जमीन पर गिरी पड़ी बेहोश थी। फाइट का रिजल्ट साफ था, एरल जीत चुका था। लेना हार मानने को तैयार थी, लेकिन अंदर ही वो टूटी हुई थी। उसने 5 साल लगातार मुश्किल ट्रेनिंग की, केवल इसीलिए कि वो एरल को हरा सके, लेकिन रिजल्ट वही निकला। एरल अब भी उससे ज्यादा ताकतवर था। बाहर से उसने खुद को खुश दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एरल और लिलिया ने उसे कुछ समय देने का डिटर्मिनेशन किया और वो दोनों वापस अपने रूम में लौट आए। वहाँ बैठकर एरल ने लिलिया से गिल्ड की सिचुएशन डिटेल से समझने को कहा। लिलिया ने बताया कि उनका गिल्ड इस समय भारी कर्जे में डूबा हुआ है। अगर वो अगली कंपटीशन नहीं जीत पाए तो गिल्ड पर लगा ये कर्जा उन्हें पूरा खत्म कर देगा। कंपटीशन से मिलने वाले पैसे ही उनका एकमात्र सहारा है, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए कम से कम 3 मेंबर होना ही इम्पोर्टेंट था। यही कारण था कि लिलिया इतने बेचैन होकर नए मेंबर को ढूंढ रही थी। एरल को ये जानकर हैरानी हुई कि ऐसी सिचुएशन में भी लेना अब तक इस गिल्ड के साथ बनी रही। लिलिया ने उसे बताया कि जब लेना पहली बार शहर आई थी तो किसी बड़े गिल्ड से उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस के लिए एक छोटे बच्चे को कभी अपने गिल्ड में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उसके पिता ने दया और विश्वास दिखाते हुए लेना को अपने गिल्ड में शामिल कर लिया। तब से लेना ने इसे अपना घर मान लिया और वफादारी से यहीं रही। जब उसकी सिचुएशन बेहद मुश्किल थी, एरल ने उसे ठंडे दिमाग से सोचा। उसकी नजर में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो कंपटीशन जीत लेते तो सारी समस्या अपने आप ही हल हो जाती। हाँ, ये चुनौती काफी मुश्किल थी कि उनकी टीम में केवल 3 ही लोग होंगे और उन्हें 5-5 लोगों वाली टीम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एरल के भीतर ये सोच थी कि चुनौती ही असली ताकत की पहचान होती है। उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो इस चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। यही उस दुनिया की कहानी का अंत था। कंपटीशन पास आया, गिल्ड की आशाएं एरल पर टिकी थी और आगे के रास्ते में कई घटनाएं इंतजार कर रही थी। फिर अगली सुबह एरल उठा। बाहर से तलवारों की टकराने की आवाज और लोगों की हलचल सुनाई दे रही थी, यानी शहर की सुबह हो चुकी थी। जल्दी जल्दी नहा कर और हल्का नाश्ता करके वो नीचे आया, जहाँ लीना और लिलिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आज तीनों पहली बार साथ बैठे थे ताकि अपने गिल्ड के अगले कदम के बारे में बात कर सकें। लिलिया के चेहरे पर हमेशा की तरह वो शरारती मुस्कान थी। उसने बड़ी खुशी से बताया कि अब जब ड्रैगन फैंग गिल्ड में 3 मेंबर हो गए हैं तो वो लोग आखिरकार टीम बैटल में हिस्सा लेने के लायक बन गए हैं। इस हफ्ते के एंड में गिल्ड की बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी और यही मौका था जब वो लोग अपने गिल्ड का नाम फिर से ऊपर ला सकते थे। उसने समझाया कि टूर्नामेंट 1 बाय 1 बैटल फॉर्म होता है और हर टीम में ज्यादा से ज्यादा 5 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वो तीनों ही थे। ये सोचकर लीना थोड़ी चिंतित हो गई। उसे लगा कि कम मेंबर होने से जीतना मुश्किल हो सकता है, पर लिलिया ने हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट थी। उसने कहा कि वो और लीना दोनों बी रैंक तलवारबाज हैं और जब तक उसका सामना किसी ए रैंक फाइटर से नहीं होता सब कंट्रोल में रहेगा। एरल चुपचाप सुनता रहा। उसके लिए ये सब कुछ नया था, क्योंकि उसने पहले कभी रैंक सिस्टम के बारे में नहीं सुना था। लिलिया ने उसे डिटेल में समझाया कि तलवारबाजों की ताकत 4 रैंक में बांटी जाती है, सी, बी, ए और एस। पूरे ब्रेसिया शहर में करीब 500 तलवारबाज हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 लोग ही ए रैंक के हैं। लीना और लिलिया दोनों बी रैंक पर थीं और क्योंकि एरल ने लीना को हराया था तो लिलिया को पक्का यकीन था कि वो भी कम से कम बी रैंक जितना ताकतवर ही है। उसका कहना था कि अगर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और सामने ए रैंक टीम नहीं आई तो जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात करते करते लिलिया को याद आया कि टूर्नामेंट की टीम लिस्ट शायद कोलोसियम की नोटिस बोर्ड पर लग चुकी होगी, तो उसने कहा कि वो जाकर देखती है कि उनका मुकाबला किससे है। लिलिया के जाने के बाद लीना उठी और बोली कि वो थोड़ी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन तभी एरल ने उसे रोका। उसने कहा कि उसे कुछ पूछना है। उसने सीधा पूछा क्या लीना के पास सिर्फ ताकत बढ़ाने की शक्ति है या कुछ और भी है। लीना ने बताया कि उसके पास एक स्पेशल स्किल है। ये स्किल उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन को ज्यादा देर तक एक्टिवेट रखती है, यानी उसकी स्टेमिना और टफनेस बढ़ाती है। एरल ने
थोड़ी देर सोचा और फिर समझ गया कि इसके लड़ाई में बहुत काम हो सकती है। उसने मनी मन ठान लिया कि अगर वो इसे किसी तरह खुद सीख ले तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसने लीना से कहा कि वो उस पर वार करे ताकि वो बिना किसी डिवाइन प्रोटेक्शन के अपनी सहन शक्ति बढ़ा सके। लीना को पहले तो लगा कि वो मजाक कर रहा है, उसे थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन एरल का चेहरा देखकर साफ था कि वो बिल्कुल सीरियस है। वो सच में ट्रेन करना चाहता था। लीना ने हिचकिचाते हुए कहा कि ये नामुमकिन है क्योंकि स्किल्स गॉड का आशीर्वाद होता है और हर व्यक्ति की क्लास पर निर्भर करता है। लेकिन एरल शांत था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसने ट्विन ब्लेड और शैडो स्किल जैसी तकनीकें खुद दोहरा ली तो ये भी कर सकता है। उसने अपने शब्दों को साबित करने के लिए लीना से उसकी तलवार मांगी। लीना को समझ में नहीं आया कि वो क्या सोचता है क्योंकि उसकी तलवार एक नॉर्मल तलवार से 5 गुना भारी थी। बिना ब्रूट स्ट्रेंथ स्किल के कोई भी उसे उठा नहीं सकता था। लेकिन जब एरल ने बिना किसी परेशानी के तलवार को मयान से निकाला और हवा में एकदम आसानी से घुमा दी, लीना की आंखें खुली की खुली रह गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि एरल ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ स्किल जरूर ताकत बढ़ाती हैं, लेकिन असली ताकत मेहनत और लगातार ट्रेनिंग से आती है। उसने बताया कि वो सालों से अपने शरीर पर मेहनत कर रहा है और ये उसकी असली पावर है। लीना अब सब समझ गई थी कि एरल बाकी लोगों जैसा नहीं है, वो कुछ अलग है। उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उसे सच में मार खाना है तो फिर बाद में दर्द की शिकायत नहीं करनी चाहिए। कुछ ही देर बाद लिलिया भागकर हाफ में वापस आई। उसके चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि उसने टूर्नामेंट की लिस्ट देखी है और कसम से सबसे गंदी बात यह है कि उनका पहला मैच सीधा ब्लैक ब्लेड गिल्ड से फिक्स हुआ है, वही गिल्ड जिसके पास 8 ए रैंक तलवारबाज हैं। ये सुनकर लीना के चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन लिलिया अभी पूरे कॉन्फिडेंस से भरी थी। उसने कहा कि चाहे अपोनेंट कितने भी मजबूत क्यों ना हो, ड्रैगन फैंग गिल्ड पीछे नहीं हटेगा। उसने ठान लिया था कि ये कंपटीशन न सिर्फ उनके गिल्ड का भविष्य तय करेगा बल्कि ये भी साबित कर देगा कि अभी क्लासलेस कहे जाने वाले एरल में आखिर कितनी ताकत छिपी है। लिलिया के जोश भरे भाषण के बाद जब वो थोड़ा शांत हुई तो उसे अचानक एहसास हुआ कि इस पूरे टाइम लीना लगातार एरल को तगड़ा पीट रही थी। वो चौंक कर बोली, पर लीना ने तुरंत सफाई दी कि ये सब तो एरल के कहने पर ही हो रहा है। और सच में एरल की हालत देखने लायक थी। चेहरे पर खरोच, कपड़े फटी हुई और शरीर पर नीले निशान थे। फिर भी वो शांत था, जैसे उसे दर्द ही ना हो रहा। वो उठा और ऐसा बोला जैसे कोई बात ही नहीं और पूछा कि दोपहर का लंच में क्या बना है। लीना और लिलिया दोनों इस लेवल की सहन शक्ति पर हक्के बक्के रह गए। कुछ दिन बीते और आखिरकार वो समय आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। गिल्ड कंपटीशन का दिन। सुबह सुबह ड्रैगन फैंग गिल्ड के तीनों मेंबर्स अपने पुराने से कवच पहनकर क्लोसियम की ओर बढ़े। वहाँ हजारों लोग इकट्ठा थे। ऑडियंस का जोरदार शोर और आवाजें आसमान में गूंज रही थी। जब वो अपने मुकाबले का वेट कर रहे थे तभी उनके पास खड़े 2 लोग बातचीत कर रहे थे। दोनों हंसते हुए कहते हैं कि ड्रैगन फैंग की किस्मत ही बेकार है जो उनका मुकाबला ब्लैक ब्लेड गिल्ड से पड़ गया। एक ने तो यहाँ तक कहा कि ड्रैगन फैंग कभी एक मशहूर गिल्ड हुआ करता था, लेकिन अब उनकी हालत इतनी खराब है कि उन पर पैसा लगाना तो सीधे सीधे बर्बादी है। ये सुनकर लिलिया का खून खोल उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया और वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी ताकि उन्हें सबक सिखा सके। लेकिन लीना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे यार, बेकार के झगड़ों से नुकसान नहीं होगा। लिलिया ने मन मार कर कदम पीछे ले लिए। एरल को तो इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि उसे लोगों की राय की टेंशन नहीं थी, लेकिन जब उसने सुना कि लोग इन मुकाबलों पर दांव भी लगाते हैं तो वो हैरान रह गया। लीना ने बताया कि क्लोसियम की हर लड़ाई पर सट्टा लगाया जाता है और उनके मुकाबले में ब्लैक ब्लेड गिल्ड के जीत के चांसेस ज्यादा माने जाते हैं। यानी अगर कोई ड्रैगन फैंग पर शर्त लगाए और वो जीत जाए तो उसे पूरे 20 गुना पैसे मिलेंगे। लिलिया को ये बात और भी चुभी। उसने सोचा कि अगर लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे तो वो खुद अपने ऊपर भरोसा करेगी। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वो अपनी गिल्ड की इमारत को दाव पर लगाकर एक बड़ा दाव लगाएगी ड्रैगन फैंग की जीत पर। एरल ने सर पकड़ लिया। बस यही से उसे समझ आया कि भाई ये गिल्ड कर्ज में डूबा है। इसी बीच एक जोरदार हंसी की आवाज पीछे से आई। लिलिया पलटी और उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। वहाँ जॉर्ज खड़ा था, ब्लैक ब्लेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर। वो पूरा घमंड दिखाते हुए उनके सामने आया और बोला कि वो बस ऑल द बेस्ट कहने आया क्योंकि उसे पुराने अपोनेंट गिल्ड की यह हालत देखकर काफी मजा आ रहा है। उसने मजे लेते हुए ताना मारा कि अरे, इस ड्रैगन फैंग इतना फ्री हो गया है कि एक आवारा क्लासलेस को भी मेंबर बना लिया। लिलिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा पर कुछ कहा नहीं, लेकिन जॉर्ज ने एक और बॉम्ब फोड़ा। उसने बताया कि उसने खुद इस टूर्नामेंट की टीमों की जोड़ी सेट करवाई थी ताकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का मुकाबला ड्रैगन फैंग से हो सके। वो बोला कि उसने तो उन पर मेहरबानी की क्योंकि अब जब वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड से लड़ेंगे तो सारा शहर उन्हें देखेगा। अगर वो किसी तुक्के से जीत गए तो उन्हें नाम और पैसा दोनों मिलेगा। मगर तभी उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि ये जीत सिर्फ अगर पर टिकी है। समय बीतते बीते कोलोसियम में तहलका मचा हुआ था। माहौल पूरा गर्म था। ऑडियंस की आवाज पूरे मैदान में धमाकेदार तरीके से गूंज उठी। फाइनली आज का सबसे बड़ा मैच शुरू होने वाला था। ड्रैगन फैंग गिल्ड के 3 बंदे एरिना की ओर बढ़े। जब उन्होंने ब्लैक ब्लेड गिल्ड की टीम लिस्ट चेक की तो एरल थोड़ा हैरान हुआ। जॉर्ज, जो खुद लड़ने को इतना मरा जा रहा था, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन जब उसने बाकी टीम देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी जरूरत ही नहीं है। पूरी की पूरी टीम
टीम ए रैंकर्स से भरी हुई थी। ये देखकर लिलिया और लीना थोड़ी घबरा गई, लेकिन एरल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसके अंदर एक जोश उमड़ आ रहा था, मानो ये डर नहीं बल्कि टॉप लेवल की चुनौती हो। उसे खुशी थी कि आज उसे नए स्किल देखने और सीखने का मौका मिलेगा। लिलिया ने मुंह बनाकर उसे याद दिलाया कि एरल सीरियस हो जाओ, ये कोई टाइम पास नहीं है, इस लड़ाई पर उनकी गिल्ड का फ्यूचर टिका है। तभी घंटी बजी और तभी ब्लैक ब्लेड गिल्ड का एक मेंबर सामने आया जिसका नाम था जियो, जो अपनी तेज तलवारबाजी और ब्लिंक डैश स्किल के लिए जाना जाता था। फिर अनाउंसर ने ड्रैगन फैंग की ओर देखा और जब उसने नाम पढ़ा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अपोनेंट जो था वो था एरल क्लासलेस। पूरा मैदान जोर से गूंज उठा, ऑडियंस में चर्चा शुरू हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बेकार सा क्लासलेस भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आया है। कई लोग हंसने लगे, कुछ ने मजाक उड़ाया और जियो को ये सुनकर बेइज्जती महसूस हुई कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ा जा रहा है जो क्लासलेस है। मुकाबला शुरू हुआ। जियो ने टाइम वेस्ट नहीं किया और ब्लिंक डैश मारा और झट से एरल के सामने आकर उसके छाती में तलवार घुसा दी। ऑडियंस ने सांस रोक ली, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ गए। तलवार हवा में धसी थी और एरल की जगह सिर्फ एक धुंधली छाया खड़ी थी। असली एरल तो उसके पीछे था। ये उसके शैडो स्किल का कमाल था। जियो पूरा शॉक हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्लासलेस व्यक्ति ऐसे हाई फाई तकनीक कैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली। अभी सिर्फ पावर की नहीं बल्कि तेज दिमाग और क्विक रिएक्शन की लड़ाई थी। मैदान की हवा में तलवारों की गोली उठी, धूल उड़ने लगी और ऑडियंस अब एकदम खामोश थी और वो बस देख रहे थे। जियो ने सोचा कि उसने एरल की चाल समझ ली है। उसे ओवर कॉन्फिडेंस था कि एरल केवल 3 परछाइयां बना सकता है, और जब उसने उन तीनों को उड़ा दिया तो उसने मान लिया कि असली एरल अब उसके सामने होगा। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो जरा सा रिलैक्स हुआ और बस उसी पल असली एरल उसकी परछाई के पीछे से एकदम से प्रकट हुआ। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई समझ भी नहीं पाया कब उसने धप्पा मारा और कब जियो वहीं ढेर हो गया। पूरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सीटियां और तालियां टूट पड़ी। किसी ने भी कभी सोचा नहीं था क्लासलेस यंग बंदा जिसने किसी गॉड से कोई वरदान तक नहीं पाया इतनी आसानी से एक ए रैंक फाइटर को हरा देगा। लिलिया और लीना दोनों एरल की जीत पर भरोसा थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा फटाफट हो जाएगा। एरल को जीत से ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि वो जियो की थ्रस्ट स्किल को पकड़ क्यों नहीं पाया। उसके लिए हर मुकाबला केवल जीतना नहीं बल्कि कुछ नया सीखने का मौका था। उसने तय किया कि इस कला को वो बाद में आराम से प्रैक्टिस से समझेगा। दूसरा मैच शुरू हुआ और सामने था एक डबल स्वॉर्ड वाला बंदा। जैसे ही वो लड़का आगे बढ़ा, एरल ने तुरंत आराम से उसकी चालों का आइडिया लिया। अपोनेंट के पहले वार को रोकने के बाद एरल ने अपने ट्विंग ब्लेड स्लैश से इतनी परफेक्ट स्पीड में पलटवार किया कि वो फाइटर वहीं का वहीं चित हो गया। ये दूसरी जीत थी और भीड़ अब पूरी तरह एरल एरल चिल्ला रही थी। तीसरा बंदा यार एक जबरदस्त बॉडी वाला बैबरीरियन था। उसका शरीर लोहे जैसा था और वो हर पंच में तूफान जैसी शक्ति रखता था, लेकिन एरल की स्पीड उसके लिए बहुत ज्यादा थी। जब उसने एरल पर भारी प्रहार करने की कोशिश की तभी एरल एकदम से उसकी पीठ के पीछे पहुंचा और एक करारे वार से उसे नॉकआउट कर दिया। लीना को आज तक विश्वास नहीं हो रहा था कि एरल ने अकेले दम पर 3 ए रैंक प्लेयर्स को पछाड़ दिया। वहीं लिलिया की आंखें में प्राउड और एक्साइटमेंट झलक रही थी। उसके मन में अब ये विश्वास बैठ चुका था कि शायद एरल अकेले ही पूरा टूर्नामेंट जीत जाएगा। एरल का चौथा मुकाबला अब तक का सबसे टफ था। इस बार सामने जो लड़का खड़ा था उसके पास एक इतनी बड़ी और भारी ढाल थी कि उस तक वार पहुंचाना नामुमकिन सा लग रहा था। एरल ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी तलवार बस ढाल से टकरा कर रह जाती। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और ना ही फोकस छोड़ा। वो चुपचाप हर मूव पर नजर रखे हुए था, जैसे कोई मौके की तलाश में हो। कुछ देर में एरल को समझ में आ गया कि शील्ड बैरियर थकने लगा है और तभी एक सही टाइम देकर उसने एक जोरदार किक मारी। ढाल उसके हाथ से छूटकर गिर गई। ये इतनी तेज अचानक हुआ कि खुद शील्ड बैरियर भी हक्का बक्का रह गया। ये ट्रिक एरल ने पहले एक बाइबेरियन से सीखी थी और अब उसने इसे सही जगह इस्तेमाल किया। अब जब उसके पास ढाल नहीं थी तो बचाव का कोई तरीका नहीं बचा था। एरल ने बिना देर किए एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे मैदान में फिर से तालियों और शोर की आवाज गूंजने लगी। ये उसकी चौथी जीत थी और अब लोग सोचने लगे कि क्या सच में एरल के पास कोई क्लास नहीं है। कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई बिना किसी क्लास के इतना पावरफुल हो सकता है। आयोजकों ने सबकी उलझन दूर करने के लिए गिल्ड एसोसिएशन से उसकी असली रिपोर्ट मंगवाई। जब रिपोर्ट सबके सामने पड़ गई तो उसमें साफ लिखा था कि क्लास नन। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए, लेकिन फिर तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। अब लोगों को यकीन हो गया था कि एरल की ताकत कोई जादू टोना नहीं बल्कि उसकी मेहनत, प्रैक्टिस और जबरदस्त डेडिकेशन का नतीजा है। लिलिया के दिल में गर्व और उम्मीद दोनों का एहसास था। उसे लगने लगा
लगा कि एरल सिर्फ उनकी गिल्ड का एक और मेंबर नहीं बल्कि आने वाला वक्त का सबसे बड़ी उम्मीद है। वही लीना जो अब तक बस उसे एक खास लड़का समझती थी अब उसके लिए और भी रिस्पेक्ट फील करने लगी थी। उसे समझ आया कि असली ताकत ना क्लास से मिलती है ना किसी नाम से, असली चीज है आत्मविश्वास और लगातार मेहनत की। अब बारी थी फाइनल मुकाबले की। स्टेज पर जो योद्धा आया वो बाकी सबसे एक कदम आगे था। उसका नाम था मसामुने और लोग उसे ब्लैक ब्लेड फाइटर के नाम से जानते थे। उसका चलना, उसकी आंखों की चमक और उसका एटीट्यूड सब कुछ बता रहा था कि ये फाइट हल्की नहीं होने वाली। एरल को अंदर ही अंदर एक अलर्ट सा फील हुआ, इसलिए उसने शुरुआत में थोड़ा फासला बनाए रखा और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। दूसरी तरफ मसामुने को लग रहा था कि एरल जल्द वापस आएगा और वो उसे एक ही बार में खत्म कर देगा। लेकिन जब एरल ने दूरी बनाए रखी तो उसके प्लान में थोड़ी दिक्कत आने लगी। थोड़ी देर बाद मसामुने ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो अपनी अल्टीमेट मूव दिखाएगा। ये सुनकर एरल के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे भी अब दिलचस्पी हो गई हो कि सामने वाला क्या करने वाला है। एरल धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी अटैक रेंज में आ गया। तभी मसामुने की तलवार बिजली की तरह चमकी और इतनी स्पीड से आई कि देखने वालों को लगा जैसे टाइम स्लो हो गया हो। तलवार सीधा एरल की गर्दन की तरफ आ रही थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सब दंग रह गए। एरल वहां से गायब हो चुका था। मसामुने की आंखें खुली रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि एरल अचानक कहाँ गया। तभी उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज आई और जैसे ही उसने मुड़कर देखा एरल उसके ठीक पीछे खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब एरल ने बताया कि उसने ट्रेनिंग किसी ऐसे इंसान से ली थी जिसकी स्पीड मसामुने से भी कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो ऐसे तेज अटैक को देखकर समझ सकता है कि उन्हें आसानी से चकमा भी दिया जा सकता है। अभी लड़ाई सिर्फ ताकत या स्पीड की नहीं रह गई थी, ये उस एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल की थी जो एरल ने सालों की मेहनत से कमाया था। ऑडियंस के लिए सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बन गई थी। उन्होंने अपनी आंखें से देखा कि कैसे एक बिना किसी स्पेशल क्लास का इंसान सिर्फ अपने दम पर ही हर चुनौती को पार कर सकता है। उस दिन एरल ने सिर्फ एक और जीत नहीं हासिल की बल्कि सबके दिलों में एक खास जगह बना ली, एक ऐसा फाइटर के तौर पर जो कभी हार नहीं मानता। अगले ही पल एरल ने वो मूव इस्तेमाल किया जो उसने अपनी माँ से सीखा था, पियर्सिंग टेम्पेस्ट। ये उसका आखिरी और सबसे पावरफुल अटैक था। उसकी तलवार तेजी से चली कि मसामुने को कुछ समझ में आता उससे पहले ही सब कुछ धुंधला होने लगा और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा, एकदम बेहोश। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कई लोग तो पलक भी नहीं झपका पाए थे। पूरे अरीना तालियां, सीटियों और जोरदार जयकारों से गूंज उठा। कमेंटर्स ने एरल की जीत का ऐलान किया और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। स्टेज के पास खड़ी लीना और लिलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब फीलिंग थी, सरप्राइज, खुशी और थोड़ा सा रिलीफ भी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बिना एक भी वार किए जीत हासिल कर ली थी क्योंकि एरल ने अकेले सब संभाल लिया था। जब एरल मंच से नीचे आया, लिलिया इतनी एक्साइटेड हो गई कि खुशी से उछलती हुई उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन एरल ने बिना सोचे एक साइड स्टेप लिया और वो चूक गई। दरअसल उसकी भी बहन जब वो छोटा था तब अचानक गले लगाने की कोशिश करती थी और तब से उसकी आदत बन गई थी कि ऐसे पलों में वो खुद ब खुद हट जाता था। उसी वक्त उसकी नजर लीना पर पड़ी जो शायद अनजाने में अपनी बाहें फैला चुकी थी, जैसे वो भी उसे गले लगाने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रही है, वो जल्दी पीछे हट गई और धीरे से माफी मांग ली। एरल हल्का सा मुस्कुराया, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक फनी सा ख्याल आया कि अगर लीना ने अपना वो भारी कवर उतार कर गले लगाया होता तो शायद वो पल थोड़ा कम अजीब और ज्यादा कंफर्टेबल होता। उधर ऑडियंस में एक कोना था जहां जॉर्ड चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। उसे अपनी हार हजम नहीं हो रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो इस हार को भूलेगा नहीं और किसी ना किसी दिन इसका हिसाब जरूर चुकाएगा। कुछ दिन बीत गए उस भयानक हादसे के बाद, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वही घटना लॉली के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हुई। जब से एरल ने स्वॉर्ड गॉड कप जीता था, पूरे शहर में ये बात फैल गई कि ड्रैगन फैंग कब दोबारा अपनी पुरानी पहचान वापस लाने की कोशिश में है, शहर की सबसे ताकतवर गिल्ड बनने की। जैसे ही लोगों को ये बात पता चला, बहुत सारे नए तलवारबाज और ट्रेनिंग के इच्छुक लड़के लड़कियां गिल्ड में शामिल होने लगे। सबको उम्मीद थी कि उन्हें खुद स्वॉर्ड गॉड कप की विजेता एरल से ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी अलग थी क्योंकि ट्रेनर बना रॉड पिछले हादसे के बाद वो पूरी तरह बदल चुका था। पहले जैसा डरपोक या टूटा हुआ नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा सख्त और आत्मविश्वास। उसने गिल्ड के नए सदस्यों की ट्रेनिंग शुरू की और उसके तरीके बेहद कठोर थे। वो सबको एक साथ लड़ाई के लिए बुलाता और अकेले ही सब पर भारी पड़ जाता। किसी को रहम नहीं, किसी को छुट्टी नहीं। कई बार तो नए लोग थक कर गिर जाते, लेकिन रॉड तब तक नहीं रुकता जब तक सबकी हिम्मत जवाब न दे दे। इसी बीच एक नया भर्ती लड़का थक कर खंबे के पीछे छुप गया, लेकिन लॉली ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। वो उसे याद दिलाने लगी कि उसने गिल्ड में शामिल होते वक्त वादा किया था कि वो पूरी मेहनत करेगा और पीछे नहीं हटेगा। लड़का सिर झुकाकर बोला कि उसने कभी नहीं सोचा था कि खुद रॉड उन्हें ट्रेनिंग देगा, और वो भी इतने डरावने तरीके से। उसने डरते हुए पूछा कि क्या एरल भी कभी उन्हें ट्रेन करेगा। लॉली ने गहरी सांस ली और
बताया कि एरल ने तो स्वॉर्ड गॉड कप जीतने के बाद गिल्ड छोड़ दी थी। उसने ये भी कहा कि रे भी उसके पीछे चला गया ताकि उसे रोक सके, लेकिन अब दोनों ही गायब है और उसे नहीं पता कि वो कब लौटेंगे या लौटेंगे भी या नहीं। उधर एरल पहले ही ब्रेस्काई छोड़ चुका था। वो उसी ड्राइवर की गाड़ी में बैठा जिसने उसे कभी इस शहर तक पहुंचाया था। ड्राइवर हैरान था कि उसने अभी अभी इतनी बड़ी जीत हासिल की, वो इतनी जल्दी शहर छोड़ के क्यों जा रहा है। एरल ने शांत स्वभाव में बोला कि अब जब उसने स्वॉर्ड गोल्ड कप जीत लिया है तो इसका मतलब है कि उसने ब्रेस्काई के सबसे ताकतवर तलवारबाजों को हरा दिया है, इसलिए अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। वो ऐसी जगह नहीं रहना चाहता जहाँ अब उसे कोई चुनौती ना मिले। ड्राइवर ने पूछा कि क्या वो अपने गांव इसलिए लौट रहा है क्योंकि उसे घर की याद आ रही है। एरल ने कहा कि वो बस ये देखना चाहता है कि उसने अब तक जो सीखा है वो कितना काम का है। असल में वो अपनी माँ से मुकाबला करने जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या अब वो उन्हें हरा सकता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी माँ को सरप्राइज देने की कोशिश की। वो धीरे धीरे घर के पास पहुंचा जहां उसकी माँ फूल तोड़ रही थी, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर मानी जाती थी। उसने बिना पीछे देखे ही एरल का नाम ले लिया। एरल मुस्कुराया, उसे खुशी हुई कि उसकी माँ अभी भी उतनी ही तेज है। जब उसने बताया कि उसने स्वॉर्ड गोल्ड कप जीत लिया है तो उसकी माँ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। उसने कहा कि अब उनके परिवार में 2 लोग हैं जिन्होंने वो खिताब जीता है। एरल खुश हुआ, लेकिन पल भर में उसकी माँ गायब हो गई और अगले ही पल उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने वो फूल उसके चेहरे के पास किए। एरल समझ गया कि अगर वो फूल एक तलवार होती तो शायद वो हार चुका होता। उस पल उसे एहसास हुआ कि अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसकी माँ सब समझ चुकी थी, वो जानती थी कि एरल यहाँ किस लिए आया है। उसने कहा कि अगर वो घर के पास लड़ेंगे तो पूरा घर टूट जाएगा, इसलिए दोनों पीछे पहाड़ के पार बने पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे। वहाँ दोनों आमने सामने खड़े हुए, तलवार हाथ में थी। एरल की आंखों में जोश था और उसकी माँ के चेहरे पर शांति। हवा में हल्की ठंडक थी और उनके बीच बस एक ही सवाल था, अब एरल कितना ताकतवर हो चुका है। एरल अपनी माँ के सामने खड़ा था, हवा में तलवारों की झंकार और ठंडी हवा का शोर गूंज रहा था। उसने धीरे से कहा कि इस बार उसे हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि पिछली बार के बाद उसने बहुत तरक्की की है। उसकी माँ के होठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल वो पलक झपकते ही उसके सामने आ गई। तलवार निकलकर बिजली की तरह वार किया। एरल ने पूरी ताकत लगाकर उस वार को रोका। उनकी तलवारें टकराईं और चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगी। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे गलतफहमी ना हो, वो भी इस लड़ाई को गंभीरता से ले रही है। एरल जानता था कि उनकी बातों पर ध्यान देना भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसने अपनी नजरें उनकी तरफ टिकाई रखी। उसे एहसास हुआ कि वो इस वार को इसलिए रोक सका क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को यही मूव आंगन में करते देखा था। अब अगर जीतना है तो उसे खुद हमला करना पड़ेगा। उसने एक साइड स्टेप लिया और हवा में छलांग लगाई और अपनी दोनों तकनीकें डिवाइन स्लैश और ट्विन एयर स्लाइस को एक साथ इस्तेमाल किया। उसकी माँ ने उसकी तलवारों को बड़ी आसानी से रोक दिया और थोड़े उत्साह से पूछा कि क्या उसने दोनों स्किल को एक साथ यूज किया है। एरल ने कहा कि हाँ, लेकिन साथ ही पूछा कि उन्होंने कौन सी स्किल इस्तेमाल की जो इतने शक्तिशाली वारों को रोक सकी। उसकी माँ थोड़ी हैरान हुई और बोली कि उन्होंने तो बस तलवार झलकाई थी, कोई स्किल नहीं। एरल ये सुनकर हैरान रह गया, मतलब उसकी पूरी ताकत से किए गए अटैक उनके लिए कितने आसान थे, इतने आसान थे कि उन्होंने कोई इम्पोर्टेंट तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं करा। दोनों की तलवार बार बार टकराई और हर बार की टकरार से ऐसी झटकेदार लहरें उठी कि दूर गांव के लोग डर गए, सोचने लगे कि जंगल में कहीं 2 मॉन्स्टर तो नहीं लड़ रहे। एरल लगातार आगे बढ़ता गया। हवा में छलांग लगाते हुए उसने एरल लिप्स तकनीक का इस्तेमाल किया और हवा से वार किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पीछे धकेल दिया। दोनों दोबारा जमीन पर उतरे। उसकी माँ मुस्कुराई, बोली कि अब शायद वक्त आ गया है कि वो भी अपनी पूरी ताकत दिखाए। उसने अपनी तलवार में छिपी डिवाइन एनर्जी को मुक्त कर दिया। तलवार से नीली रोशनी फूट पड़ी। एरल ने भी अपनी तलवार से वही ताकत निकालनी शुरू कर दी और दोनों की ताकतें टकरा रही थी। इसी दौरान रैग गांव में पहुंच गई। गांव कुछ सुनसान सा लग रहा था, तो उसने सोचा कि क्या एरल के घर जाकर देखें कि वो लौटा है या नहीं। दरवाजा खोला। उसकी छोटी बहन ने, जिसे ये जरा भी पसंद नहीं आया कि कोई अजनबी लड़की उसके भाई के बारे में पूछे, उसने उसे दरवाजे से ही लौटने की कोशिश की, लेकिन उसी समय एरल और उसकी माँ वहाँ पहुंच गए। दोनों के कपड़े फटे हुए, चेहरे पर हल्की चोटें और थकान साफ दिख रही थी। रे उन्हें देखकर चौंक गई। एरल ने कहा कि वो जंगल में अपनी माँ के साथ स्पारिंग कर रहा था। उसकी माँ गर्व से मुस्कुराई और बोले कि एरल अब बहुत मजबूत हो गया है, आज तो उसने उन्हें भी हरा दिया। एरल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि एक
कहना सही नहीं होगा। वो दोनों बराबरी पर है, बस ताकत के दम पर वो थोड़ी बढ़त ले सका। रे के चेहरे पर अब भी हैरानी थी, क्योंकि उसे पता था कि एरल की माँ कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक मिथिकल स्वॉर्ड गॉड थी। एरल ने कहा कि अगर वो अपने पुराने रूप में होती तो वो उसे 1 मिनट में हरा देती, लेकिन अब भी जब उन्होंने सालों से ट्रेनिंग नहीं की थी, फिर भी वो अब तक की सबसे कठिन अपोनेंट थी जिनसे उसने कभी लड़ा। तीनों घर के अंदर गए, जहां एरल की माँ ने केक लाकर सबके सामने रखा। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। वो बड़ी दिलचस्पी से जानना चाहती थी कि एरल इस खूबसूरत लड़की को कैसे जानता है। एरल ने कहा कि वो दोनों शहर में साथ रहते थे। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्होंने कुछ सोच लिया हो। लेकिन रे ने तुरंत सफाई दी, वो बस एक ही गिल्ड में थे और कुछ नहीं। फिर उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने एरल से पूछा कि उसने गिल्ड इतनी अचानक क्यों छोड़ी। एरल ने शांति से कहा कि उसने रेजिग्नेशन लेटर छोड़ दिया था। रे ने सिर हिलाते हुए कहा कि इतना काफी नहीं था, उसे कम से कम अलविदा तो कहना चाहिए था उन सब को जो उसके साथ खड़े थे, जब वो सिर्फ एक और ट्रेनिंग करने वाला लड़का था। एरल के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, बस रे ने नाराज होकर पूछा कि उसने बिना कुछ कहे गिल्ड क्यों छोड़ी। वो थोड़ी सीधी और ठंडी आवाज में बोला कि शहर में अब उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं बचा था, इसलिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसके शब्द इतने सपाट थे कि कोई और होता तो उन्हें रूखा ही समझ लेता, लेकिन उसकी माँ जानती थी कि उसका बेटा थोड़ा अलग है। वो बस जो सोचता है वही कह देता है, बिना किसी घुमावदार बातों के। उसकी माँ ने रे की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो इतनी दूर सिर्फ एरल की फिक्र में आई है। रे ने तुरंत इनकार किया, कहती है कि वो यहाँ एरल के लिए नहीं बल्कि उसकी माँ से ट्रेनिंग लेने आई है। वो चाहती थी कि वो खुद उनसे तलवारबाजी की सारी तकनीकें सीखे। एरल की माँ ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा कि क्या वो एरल की अच्छी हाउसवाइफ बनना सीखना चाहती है। रे का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। एरल के घर के आंगन से रे के पिता इवेंस की आवाज आई, जो एरल की माँ को पुकार रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत जंगल चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ भयानक ताकतवर मॉन्स्टर दिखाई दिए हैं, जिन्होंने आधा जंगल तबाह कर दिया है। एरल की माँ ने फौरन जवाब दिया कि वो और एरल वहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं और उस मॉन्स्टर को खत्म कर चुके हैं। अब कोई खतरा नहीं है। इवंस ने राहत की सांस ली और कहा कि वो गांव के लोगों को बता देंगे कि निकासी की जरूरत नहीं है। तभी उनकी नजर अपनी बेटी रे पर पड़ी। मुस्कुराते हुए बोले कि अब तो वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगने लगी है। उन्होंने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन रे कुछ कह पाती उससे पहले एरल की माँ बोल पड़ी कि रे यहाँ आई है ताकि वो सीख सके कि एक अच्छी पत्नी कैसे बनती है। रे ने फौरन कहा कि उसे बस एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनना है। एरल की माँ हंस पड़ी और बोले कि कोई बात नहीं, वो उसे दोनों बातें सिखा देगी, तलवारबाजी और घर के काम। इसी बीच एरल ऊपर अपने पिता के कमरे में चला गया, जहाँ उसके पिता अपने डेस्क पर कुछ अजीब से मैजिकल सिंबल्स के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने एरल को देखकर कहा कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज के करीब है, एक ऐसी तकनीक जो उसकी अंतिम अल्टीमेट स्पेल बना सकती है। लेकिन एरल को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधा कहा कि उसने आखिरकार अपनी माँ को हरा दिया और वो अब अपने पिता से मैजिक सीखना चाहता है। उसके पिता ने गर्व से मुस्कुराकर कहा कि उसने सच में स्वॉर्ड गॉड को हरा दिया, लेकिन तुरंत ये भी जोड़ दिया कि उसके लिए जादू सीखना नामुमकिन है। उधर नीचे रसोई में एरल की माँ ने रे को एक चाकू दिया ताकि वो उसे सिखा सके कि सब्जियां कैसे काटते हैं, लेकिन रे ने जिंदगी में कभी चाकू नहीं पकड़ा था। तलवार के अलावा उसने किसी भी और चीज से कुछ नहीं काटा था। उसने उसी अंदाज में वार किया जैसे वो तलवार चलाती थी और पूरा टेबल बीच से टूट गया। एरल की माँ और छोटी बहन दोनों शॉक हो गई। थोड़ी देर बाद एरल और उसके पिता ने मिलकर टेबल की मरम्मत की। उसके पिता ने जादू से एक टूटा हुआ मग भी ठीक कर दिया। फिर जब वो सब औजार वापस शेड में रख रहे थे, तो उन्होंने एरल से कहा कि उसे अब मैजिक सीखने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। उन्होंने समझाया कि तलवारबाजी में वो रोज रोज मेहनत कर सकता था, गलतियां कर सकता था और धीरे धीरे बेहतर बन सकता था, लेकिन जादू बिना माना पूल के सीखने की कोशिश वैसी है जैसे कोई बिना हाथों के तलवार चलाना सीखने की कोशिश करे। एरल ने सिर घुमाकर पूछा कि उन्हें कैसे पता कि उसके पास माना नहीं है। उसके पिता ने कहा कि अगर उसके अंदर माना होती तो उसे कोई क्लास मिल चुकी होती। एरल ने बताया कि एक दिन जब वो रे के साथ ब्रेस्किया में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसने गिल्ड का सारा होली वाटर इस्तेमाल कर डाला था। लोली बहुत नाराज हुई, क्योंकि गिल्ड वैसे ही कर्ज में था और एरल के होली वाटर के खर्चे से हालत और खराब हो रही थी। तब उसने एरल को कुछ माना रिकवरी पोशन दिए और कहा कि वो पी ले। एरल ने बताया कि जैसे ही उसने वो पोशन पिया, उसके शरीर में हल्की सी माना की हलचल महसूस हुई। उसके पिता को ये सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और उन्होंने उसे परखने का फैसला किया।
उन्होंने एरल से कहा कि वो अपने हाथ की हथेली में थोड़ी सी माना को इकट्ठा करने की कोशिश करे। एरल ने ध्यान लगाया और कुछ पल में ही उसकी हथेली में हल्की नीली रोशनी चमक उठी, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पिता ने तुरंत समझ लिया कि एरल के अंदर सच में माना है, लेकिन बहुत ही कम। जब एरल कुछ देर बाद होश में आया तो उसने पूछा कि अब वो मैजिक कैसे सीखी। उसके पिता ने गंभीर होकर कहा कि उसका माना पोल इस वक्त एक नवजात बच्चे से छोटा है, इसलिए उसे हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे उसे बढ़ाना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। एरल के लिए ट्रेनिंग किसी सजा जैसी नहीं बल्कि सांस लेने जितनी आसान थी। जैसे ही उसके पिता ने कहा कि उसका माना पोल बढ़ने के लिए उसे रोज प्रैक्टिस करनी होगी, एरल ने बिना वक्त गवाए बाजार से ढेर सारा माना पोशन खरीदी और अपने रूटीन में लगा लिए। हर सुबह वो पहाड़ों के पीछे खुले मैदान में जाता, ध्यान लगाता और अपनी हथेली में थोड़ी सी रोशनी पैदा करने की कोशिश करता। शुरुआत में वो मुश्किल से कुछ सेकंड तक होश में रह पाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 6 महीने बीतते बीतते वो इतनी माना पैदा करने में सफल हो गया कि अब उसे एक शुरुआत स्तर के जादूगर की सीरीज में रखा जा सकता है। भले ही उसकी ताकत बहुत कम थी, लेकिन अब उसके अंदर जादू था। जब उसने अपने पिता को दिखाया कि वो बिना गिरे माना और बना सकता है, तो उसके पिता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि एरल मैजिक एकेडमी हो जाए, वही जगह जहां उन्होंने खुद को अपने सारे स्पेल सीखे थे। उन्होंने अपनी मेज से एक पुराना पर्चमेंट निकाला जिस पर ढेर सारे जादुई चिन्ह और स्पेल्स लिखे थे। उन्होंने एरल को बताया कि इन मंत्रों को समझना और सही ढंग से बोलना उसका पहला एग्जाम होगा। एरल ने उस मर्चेंट को देखते हुए कल्पना की कि एक दिन वो भी अपने पिता जैसा जादूगर बनेगा, शायद उससे भी आगे बढ़ जाए। शाम को सब लोग एक साथ डिनर पर बैठे। एरल की माँ ने मुस्कुराते हुए बताया कि रे अब घर के कामों में बेहतर हो रही है और साथ ही उसकी तलवारबाजी भी जबरदस्त सुधार आया है। ये सुनकर रे का चेहरा लाल हो गया। एरल के पिता ने हंसते हुए कहा कि अब एरल भी एक जादूगर बनने की राह पर है, जिससे उनके घर के लिए अनगिनत संभावनाएं खुल रही हैं। 3 साल बीत गए। इस दौरान रे ने हर दिन एरल की माँ के साथ ट्रेनिंग की, तलवारबाजी और घर के काम दोनों में। उस सुबह एरल की माँ ने उसे पहली बार जिम्मेदारी दी कि वो सुबह की टी बनाए। पहले तो रे ने बहुत नर्वस हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और पूरी लगन से चाय बना डाली। उसने कांपते हाथों से कप आगे रखा और बेसब्री से इंतजार करने लगी। एरल की माँ ने एक घूंट लिया और देर स्वाद महसूस किया और फिर मुस्कुरा कर कहा कि ये चाय बिल्कुल परफेक्ट बनी है। रे का चेहरा खुशी से खिल उठा। शायद पहली बार उसे किसी ने उसकी घर की मेहनत के लिए शाबाशी दी थी। लेकिन तभी ऊपर से एक तेज चीख सुनाई दी। वो एरल की छोटी बहन मीरा की थी। वो रोती हुई नीचे भागी और बोली कि जब वो एरल को उठाने गई तो उसका बिस्तर खाली था, बस एक चिट्ठी पड़ी थी। एरल की माँ और रे ने तुरंत वो नोट उठाया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं एर्जबेल जा रहा हूँ जादू की ट्रेनिंग के लिए। एरल की माँ कुछ पल तक चुप रही। उनके चेहरे पर गर्व और उदासी दोनों झलक रहे थे। वो बोली कि कम से कम वो अलविदा तो कह सकता था। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। रे ने उसे दिलासा दिया, लेकिन खुद को उसकी जगह सोचने लगी। जैसे वो जब ब्रिस्किया के लिए घर छोड़ कर गई थी तो उसने अपने परिवार ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। एरल की माँ ने रे की ओर देखा और कहा कि वो नहीं चाहती कि रे भी बिना बताए चली जाए। रे ने तुरंत कहा कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी, उसे अभी उनसे बहुत कुछ सीखना है। एरल की माँ के मन में एक कसक रह गई। पहले उनकी बड़ी बेटी घर छोड़ के गई थी, अब एरल चला गया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सोचा कब फिर सब एक छत के नीचे होंगे। उधर एरल पहले ही गांव की सीमा पर पार कर चुका था। वही पुराना नाइट गार्ड टर्न ड्राइवर उसकी गाड़ी चला रहा था। उसने एरल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि फिर वही चेहरा, वही अजीब सा सफर। एरल ने बस पूछा कि क्या एरिज़बेल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ड्राइवर ने कहा कि करीब 2 दिन लगेंगे। सफर के दौरान ड्राइवर बोला कि एरल सच में बहुत अजीब है। वो ब्रेस्किया गया, वहाँ के सबसे ताकतवर तलवारबाजों को हराया। शोहरत और पैसा दोनों उसके कदमों में थे, लेकिन फिर वो बस छोड़कर अपने गांव लौट आया, जहाँ कोई उसे जानता तक नहीं। 3 साल गायब रहने के बाद अब वो सिटी ऑफ मैजिक जा रहा है। एरल ने शांत स्वर में कहा कि वो बस अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, ये देखने के लिए कि वो दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। तभी पीछे से एक लाल बालों वाला नौजवान उठा और बोला कि क्या एरल भी मैजिकल एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है। फिर उसने हैरानी से कहा कि वो तो बाकियों से काफी बड़ा दिख रहा है। एरल जवाब देने ही वाला था कि तभी एक नीले बालों वाली लड़की ने उस लड़के पर झड़कते हुए कहा कि लोगों का मजाक उड़ाना बंद करो, साफ दिख रहा है कि यह आदमी कई सालों से परीक्षा में फेल हो रहा है। गाड़ी में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, जबकि एरल बस बाहर देख रहा था, उस शहर की ओर जहाँ उसके जीवन का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। एरल कुछ कह ही रहा था कि वो पहली बार उस शहर जा रहा है। तभी वो नीले बालों वाली लड़की बीच में बोल पड़ी। उसने कहा कि कमजोर लोग जब अपनी कमजोरी को हराने की कोशिश करते हैं
तो वो काबिले तारीफ होता है। लाल बालों वाला लड़का तुरंत पलट कर बोला कि वो ऐसे दया भरे शब्दों की जरूरत नहीं रखता, और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। पास बैठी हरे बालों वाली लड़की उन्हें शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। लाल बालों वाला लड़का फिर एरल की ओर मुड़ा और पूछा कि वो किस तरह की मैजिक में माहिर है। फिर गर्व से बोला कि वो खुद रेड मैजिक यानी आग की जादू में एक्सपर्ट है। एरल के दिमाग में उसी वक्त वो सारी बातें घूमने लगी जो उसके पिता ने उससे कही थी। ब्लैक मैजिक मतलब अंधकार, व्हाइट मैजिक मतलब रोशनी, येलो मतलब धरती, ग्रीन मतलब हवा, और भी इसमें कई सारे रंग है जो मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन उसके पिता ने बताया था जिनके पास कोई जन्मजात एफिनिटी नहीं होती वो किसी भी एक दिशा में नेचुरली स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए उन्हें हर तरह की जादू की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो फिर से वर्तमान में लौटा और बोला कि उसे नहीं पता कि वो किस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं है। लाल बालों वाला लड़का ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन नीले बालों वाली लड़की ने बोला कि झूठ बोलना बंद करे क्योंकि क्लासलेस इंसान तो जादू की एकेडमी का नाम तक नहीं ले सकता, वो उसमें एंट्रेंस एग्जाम देने तो बहुत दूर की बात है। लड़का गुस्से में बोला कि एरल उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन एरल ने शांति से अपनी क्लास कार्ड निकाली और दिखा दिया। सबकी आंखें खुली रह गईं। कार्ड साफ दिखा रहा था कि वो सचमुच क्लासलेस है। वो सब हैरान रह गए और बोले कि ऐसे इंसान तो कभी परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर सकता। इसी बीच जंगल से एक भयानक गूंज उठी, जमीन हिल गई, पेड़ों की पत्तियां कांपने लगी। एरल ने तुरंत पहचान लिया, वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ट्रोल किंग की थी जो अपनी लंबी नींद से जाग गया था। लाल बालों वाला लड़का घबरा कर चिल्लाने लगा कि उन्हें तुरंत भागना चाहिए क्योंकि वो मॉन्स्टर बेहद ताकतवर होता है। नीले बालों वाली लड़की ने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा कि गाड़ी बढ़ाओ, लेकिन ड्राइवर ने पीछे मुड़कर डर के मारे बताया कि उस गर्जने से उसके घोड़े बेहोश हो गए हैं। लड़की ने दांत भींचे और कहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उन्हें यही लड़ना होगा। उसने एक तेज योजना बनाई और दोनों साथी उसे कहा कि ट्रोल चाहे कितना भी बड़ा हो, वो ट्रोल ही है, अगर हम मिलकर हमला करें तो उसे गिरा सकते हैं। लेकिन उसकी योजना उसी वक्त राख में बदल गई जब पेड़ों के बीच से विशाल ट्रोल बाहर आया। उसके हाथ में एक भारी भरकम क्लब था। लाल बालों वाला लड़का बोला कि डरना मत, हम इसे हरा सकते हैं, बस शांत रहना होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, सामने का ट्रोल हवा में उछल गया। उसे किसी और उससे भी बड़े ट्रोल ने पटक दिया था। अब उनके सामने दो मॉन्स्टर थे और दोनों पहले से कहीं ज्यादा डरावने। हरे बालों वाली लड़की और नीले बालों वाली लड़की कांपती हुई जमीन पर गिर गई, एक दूसरे को पकड़ लिया। उनके मन में बस एक ही बात थी, उनकी जादू की ताकत इन मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। लाल बालों वाला लड़का फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपनी मैजिक की विंड निकाली। उसने पूरी माना एक साथ झोंक दी और एक विशाल फायरबॉल बनाकर ट्रोल के चेहरे पर फेंक दिया। धमाका हुआ, धुआं फैला और सबको लगा कि शायद अब उन्होंने उसे हरा दिया है। लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ, ट्रोल वहीं खड़ा था, बिना किसी चोट के और अब पहले से ज्यादा गुस्से में। लाल बालों वाला लड़का अब पूरी तरह खाली था, उसके पास माना का एक कतरा भी नहीं बचा था। ट्रोल ने दहाड़ मारी और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तभी अचानक एक चमकदार विस्फोट ने पूरा इलाका हिला दिया। हवा में राख के बादल फैल गए और जब सब कुछ शांत हुआ, ट्रोल गायब था, बस जलने की गंध और राख बची थी। सबने इधर उधर देखा और तभी एरल पीछे से बाहर निकला। अपने कपड़े से धूल झाड़ते हुए बोला कि शायद उसे थोड़े कम ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए थी। सबके मुंह खुले रह गए। नीले वाले वाली लड़की फुसफुसाई कि एक्सप्लोजन मैजिक तो सिर्फ देश के सबसे ताकतवर जादूगर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल बालों वाले लड़की की आंखें फटी रह गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो आदमी खुद को क्लासलेस कह रहा था, उसने अभी एक ऐसी जादू का इस्तेमाल करा जो उनकी सोच से बहुत ज्यादा दूर था। लेकिन एरल ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे घोड़े की तरफ गया, हाथ फैलाए और हीलिंग स्पेल डाला। कुछ ही सेकंड में बेहोश पड़े घोड़े खड़े हो गए, जमीन पर पैर मारते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाकी तीनों सिर्फ उसे देखती रह गईं। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि एरल क्लासलेस भले ही हो, लेकिन वो किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं था। एरल ने जैसे ही घोड़े की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि लाल बालों वाला लड़का उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सम्मान झलक रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है और अब एरल से माफी चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि एरल उसका मास्टर बन जाए ताकि वो भी एक दिन उसके जैसा महान जादूगर बन सके। एरल ने माथा पकड़ा। उसने समझाने की कोशिश की कि सब कुछ गलत समझा गया है। वो कोई मास्टर नहीं, बस एक आम स्टूडेंट है जो मैजिक एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है। उसने दोबारा अपना क्लास कार्ड दिखाया ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो वाकई क्लासलेस है। लेकिन इससे बात और बिगड़ गई। हरे बाल वाली लड़की बोली कि इतना ताकतवर जादूगर अगर अपनी असली पहचान छिपाना चाहता होता तो क्या करेगा, नकली कार्ड दिखाएगा। और शायद एरल भी यही कर रहा है। नीले बाल वाली लड़की ने सिर हिलाया और बोले कि हाँ, ये कंफर्म हो गया
कि वो हाई रैंक मेज है जो अपनी पहचान छिपा रहा है। एरल ने थोड़ा सिर झुकाया, गहरी सांस ली और समझ गया कि अब इस गलतफहमी को दूर करना बेकार है। 2 दिन बाद वो सब सिटी ऑफ एजरल पहुंचे। सुबह की धुंध में ढकी हुई एक झील के बीच बसी हुई ये शहर जादूगरों का गढ़ है। चारों तरफ ड्रॉप ब्रिजेस थे जो शहर के अंदर और बाहर आने जाने वालों को नियंत्रित करते हैं। जैसे ही उन्होंने पुल पार किया, एरल ने देखा कि वो लाल बालों वाला लड़का जो पहले इतना अकड़ू था अब किसी पालतू पिल्ले की तरह उसके इधर उधर घूम रहा है। मास्टर एरल, ये कैसे किया आपने? मास्टर एरल, क्या मैं भी एक्सप्लोजन मैजिक सीख सकता हूँ? जैसी बातें पूछ रहा था। हरे और नीले बालों वाली दोनों लड़कियां बस ये नजारा देखकर मुस्कुरा रही थी। अंदर पहुंचने पर लाल बालों वाले लड़के ने कहा कि एरल तो जरूर रेड मैजिक की परीक्षा देगा क्योंकि उसने पहले भी आग का जादू दिखाया था। उसने बताया था कि वो खुद भी फायर एलिमेंट से जुड़ा है, जबकि हरी बालों वाली लड़की अर्थ मैजिक और नीले बालों वाली वाटर मैजिक के लिए परीक्षा देगी। एरल को यह जानकर दिलचस्पी हुई कि ये परीक्षा जादू की एफिनिटी के हिसाब से बांटी जाती है। उसके मन में डर था कि कहीं उसे भी ब्रिस्काई की तरह सिर्फ क्लासलेस होने के कारण निकाल न दिया जाए। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो वहां बैठे रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उसकी कार्ड पर मोहर लगाई और उसे रोल नंबर दे दिया। एरल ने हैरानी से पूछा कि क्या ये ठीक है जबकि वो क्लासलेस है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि इस शहर में हर व्यक्ति को समान मौका दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं। ये सुनकर एरल के दिल में एक अजीब सी राहत आ गई। उसने सोचा कि ये जगह ब्रिस्काई से अलग है। वो आगे टेस्टिंग ग्राउंड पर पहुंचा जहां कई स्टूडेंट लाइन में खड़े थे। एक लड़का आगे बढ़ा, उसने एक छोटी सी फायर बॉल बनाई और सामने रखे मेटल नाइट को मारा। वो वापस हो गया। एरल ये समझ ही रहा था कि उसे क्या करना होगा, तब एक चमकदार लाल बालों वाला लड़का एरिना में दाखिल हुआ। उसने गुरूर से भरे स्वर में इंस्ट्रक्टर से पूछा कि क्या वो एक मेटल डॉल को नष्ट कर सकता है। इंस्ट्रक्टर पहले तो उलझ गया, लेकिन जब उसने कार्ड दिखाया तो उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। वो लड़का एडवांस मैजिक की यूजर था जो बहुत ही रियर क्लास मानी जाती है। सारे बच्चे दंग रह गए जब उस लड़के ने जादू किया। उसकी हथेली में उठी हुई आग एक विशाल स्तंभ पूरी गुड़िया को निकल गया। चारों तरफ तालियां बजने लगी और वो लड़का गर्व से मुस्कुराने लगा। लेकिन तभी लाल बालों वाले लड़के ने सबके बीच में कहा, मेरे मास्टर एरल इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। पूरा मैदान सुन्न हो गया। उस घमंडी लड़के ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा कि क्या वो सोचता है कि कोई आम आदमी उससे बेहतर है। लाल बालों वाले लड़के ने बिना झिझक कहा, मेरा एरल तो तुम्हें नाश्ते में खा जाएगा और लंच से पहले भूल भी जाएगा। सारी भीड़ हंसने लगी और घमंडी लड़का भड़क गया। उसने कहा कि किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मिर्थिल डॉल को पिघला दे जैसे उसने किया। एरल ने बीच में शांत स्वर में कहा कि गुड़िया तो वैसे ही खड़ी है, जरा भी पिघली नहीं। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये गुड़िया मृतल से बनी है। ये दुनिया की सबसे मजबूत धातुओं में से एक है जो इतनी आसानी से नहीं पिघलती। लाल बालों वाला लड़का फिर बोला कि उसका एरल इसे पल भर में पिघला देगा। एरल ने बिना कुछ बोले उसके सिर पर एक हल्की सी चपाट लगाई और खुद एरिना में चला गया। उसने वही जादू चुना जो उस घमंडी लड़के ने इस्तेमाल किया था, इरप्शन मैजिक। सबकी निगाहें उस पर थी। एरल ने हाथ उठाया और एक छोटा सा आग का पिलर ऊपर उठाया। देखने में वो बेहद मामूली लग रहा था, कोई धमाका नहीं, कोई चमक नहीं। भीड़ हंसने लगी और लाल बालों वाले लड़का भी मायूस हो गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मिर्तल नाइट धीरे धीरे पिघलने लगी। पहले उसकी बाहें, फिर उसका सीना और कुछ ही पल में पूरा ढांचा पिघल कर लावा बन गया। पूरा मैदान चुप हो गया। घमंडी लड़का हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि इरप्शन मैजिक से मिर्थिल पिघल ही नहीं सकता। एरल ने बस इतना कहा कि उसने उस जादू को थोड़ा मॉडिफाई किया। सारी आग की ऊर्जा एक पतली सी जगह पर पॉइंट की जिससे तापमान सामान्य इरप्शन से कहीं ज्यादा गुना हो गया। फिर वो बिना किसी दिखावे के वहां से निकल गया, सीधे ब्लू मैजिक एरिना में पहुंचा जहां नीले वाले लड़के ने अभी अभी निशाने पर एम करके अपने एग्जाम दिया था। उसने एरल को देखा तो दंग रह गई। एरल ने बिना कोई समय गवाए आइस एज का इस्तेमाल किया और एक धारदार बर्फीली लहर निकाली और एक ही बार में वहां की मिर्थिल डॉल को तोड़ दिया। सन्नाटा छा गया। एरल बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब उसकी अगली मंजिल थी ग्रीन मैजिक अरीना। पीछे छूट गए छात्र और इंस्ट्रक्टर बस उसे जाते हुए देख रहे थे, जैसे उन्होंने अभी किसी असंभव चीज को अपनी आंखों से देख लिया हो। अरीना से बाहर निकलते ही एरल ने देखा कि हरे बालों वाली लड़की डर के मारे कोने में खड़ी थी। उसने बताया कि उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया क्योंकि उसे डर लग रहा था। एरल ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि डरना ठीक है लेकिन हार मानना नहीं। उसकी बातें सुनकर लड़की का हौसला बढ़ा और एरल उसे साथ लेकर रजिस्ट्रेशन डेस्क तक गया। एग्जाम आसान थी, बस एक विंड स्पेल बनाकर सामने वाली विंड मिल घुमानी थी। लेकिन एरल की आदत के मुताबिक उसने थोड़ा ओवरडू कर दिया। उसने एक टोर्नेडो बना दिया जिसने पूरे विंड मिल को उड़ा दिया। सब दंग रह गए। अब बारी थी लड़की की जो सिर्फ घबरा गई। एरल ने उसे शांत किया और बोला कि उसे बस अपना बेस्ट देना है। उसने हिम्मत जुटाई, मैजिक स्पेल बोला और विंड मिल घूमने लगी। वो पास हो गई। इसके बाद एरल ने लाइट और अर्थ मैजिक की
एग्जाम भी आसानी से पास कर ली। अब बस डार्क मैजिक स्कूल बचा था। वो वहां पहुंचकर लगा जैसे वो जगह सालों से सुनसान हो। तभी किसी बॉक्स की आवाज आई और पीछे से एक महिला दौड़ती हुई आई। बोली उसका पालतू खो गया है। एरन ने बॉक्स खोला तो उसमें एक अजीब सा टोड क्रिएचर था जिसे वो गर्व से अपना क्रिएशन कह रही थी। एरन कुछ कह ही रहा था कि पीछे से एक स्केलेटन ने कंधे पर हाथ रखा। एरन ने पलटकर उसका सिर उड़ा दिया, लेकिन स्केलेटन हंसते हुए बोली, अरे मैं तो यहाँ की कदर हूँ, ना मैं लौटा। एरन ने उससे परीक्षा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यहाँ कोई आता नहीं, इसलिए जो भी दरवाजा खोल दे वो पास माना जाता है। इस तरह एरन ने आखिरी परीक्षा भी पास कर ली थी। बाहर निकलते ही लाल, नीले और हरी बालों वाले तीनों उसके चारों ओर आ गए और झगड़ने लगे कि एरन किस स्कूल में रहेगा। एरन ने बस मुस्कुराकर कहा कि वो सब गलत है, क्योंकि उसने 6 स्कूलों की परीक्षा पास कर ली है और अब वो हर तरह की मैजिक सीखने वाला है। तीनों चुप खड़े रह गए और एरल शहर की रोशनी की ओर बढ़ गया। अब वो क्लासलेस नहीं बल्कि सभी जादुओं का स्टूडेंट था।